So, the topic that we are going to take this time is Union Legislature, the temple of democracy at the parliamentary level. देखिए, the Union Legislature, as far as it is concerned, it consists of three entities: the President of India, the Lok Sabha, and the Rajya Sabha. Okay, Rajya Sabha or the Council of States is the upper house, and Lok Sabha or the House of People is the popular house or the lower house. अब इन दोनों के अलावा प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट का असेंशियल पार्ट माना जाता है, इवन दो ही डज नॉट अटेंड द सीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट. द रीज़न बीइंग कि जितने भी पार्लियामेंट्री लॉज हैं और अदर पार्लियामेंट्री बिल्स हैं वो प्रेसिडेंट की असेंट के बिना लॉ नहीं बन सकते हैं. सो ही डज इंडीड प्ले वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल्स इन द एंटायर लेजिस्लेटिव प्रोसेस. ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट. देखिए, आर्टिकल 79, 80 और 81 they talk about constitution of the parliament as well as composition of Rajya Sabha and Lok Sabha respectively. ठीक है, then 107 से लेकर 111 तक जो है they describe about the legislative process in the parliament, and then there onwards it's like the rules, the conducts, the sessions and so on. उससे related articles होते हैं. देखिए, let's start up with Rajya Sabha first. ठीक है, राज्य सभा एज आई टोल्ड यू इज द हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस और द हाउस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. आई एम सॉरी. ठीक है, आर्टिकल 80 डील करता है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा से. इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज़ 250. अब ये जो 250 है इसका एक डिवीजन है. 238 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस एंड सो ऑन. ठीक है, अभी जो हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है राज्यसभा की दैट इज़ 245. ये 245 किस तरह से डिवाइडेड है? 233 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, इसके जो इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस इज बाय अ वोटिंग और अदर वोटिंग बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड थ्रू मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ओके, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी. इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स दे रिटायर एवरी 2 years. इसके साथ ही लोकसभा देखते हैं. अब फिर लोकसभा 81 में डेल्ट होती है. लोकसभा की जो मेजर स्ट्रेंथ है, द हाउस ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ 552 मेंबर्स, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पॉसिबल है इसकी, जिसमें से 530 स्टेट से इलेक्ट होंगे, 20 यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होंगे और 2 जो है वो नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंट से. एंड दीज 2 मेंबर्स हु आर टू बी नॉमिनेटेड दे आर सपोज टू बी फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी and they are supposed to be nominated if the president is of the view that that community is not represented in the house. Okay, so अभी ये provision जो है we'll see to it that ये provision अब delete हो चुका है हमारे constitution में से. there is no more the reservation for Anglo-Indian community. Election की जहाँ तक बात करें, the members of the lower house are elected directly by the people, and that's precisely why it's called the popular house, because people get to play a significant role in the election of its members. ओके, एंड दिस इलेक्शन हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. देखिए, हर कोई व्यक्ति जो अबव 18 years of age है एंड हु इज़ नॉट बार्ड ईदर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय सम लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ही इज़ एलिजिबल टू वोट इन दिस इलेक्शन. सो इट इज़ अ बिग एक्सरसाइज एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. इसकी जो टर्म होती है, अनलाइक राज्यसभा, दिस हाउस हैज़ अ डिफाइंड और अ फिक्स टर्म. 5 साल की टर्म होती है अनलेस इट इज़ डिजॉल्व आफ्टर द 5 बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट टर्म. ये जो टर्म है सिर्फ एक सर्कमस्टांस है जहाँ पे एक्सटेंड की जा सकती है, दैट इज़ इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी में 5 साल से ज़्यादा भी टर्म एक्सटेंड की जा सकती है, अदरवाइज द हाउस ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स एट द एंड ऑफ 5 years. देखिए, टॉकिंग अबाउट दिस 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 2019 में आया था. 2019 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 25 January 2020. और इट अबॉलिश द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स इन लोकसभा एज वेल एज स्टेट असेंबलीज. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर देयर वर प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू having 2 seats reserved for Anglo-Indian community in the Lok Sabha and 1 seat reserved for Anglo-Indian community in every state legislature if the president or the governor, as the case may be, were of the opinion that the community is not duly represented in that house. ठीक है, अभी जो 104th constitutional amendment था, it abolished that system. There is no more that reservation for the Anglo-Indian community, whether at the state level or at the central level. Or another thing that this 104th constitutional amendment did was that it extended the reservation for SCs and STs in the parliament as well as state assembly for another decade.
2030 तक के लिए रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया. सी इनिशियली व्हेन दिस प्रोविजन वाज पुट अप इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन फॉर SCs and STs, there was a clause along with it that it would be extended every 10 years. So that clause has been used here, and this reservation has been extended from 2020 to 2030. पावर्स की बात करते हैं. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा. सी लोकसभा में जो स्ट्रेंथ है दैट आई हैव टोल्ड यू, द क्या कहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज द स्पीकर. ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, और once the speaker has been elected, he is the final authority to preside over the meetings of the Lok Sabha as well as to maintain the order in the Lok Sabha for that matter. ठीक है. फिर कुछ मेजर्स की जो उनकी पावर्स हैं उसमें है, देयर इज डिसाइडिंग एज टू वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल. देखिए, मनी बिल कोई भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है. एंड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज समथिंग डिपेंडेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द स्पीकर. इफ अ स्पीकर डिसाइड्स अ बिल टू बी मनी बिल, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मनी बिल देयर आफ्टर. हमारे दोनों हाउसेज की कभी ज्वाइंट सिटिंग होती है, देन दैट सिटिंग इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट. सिटिंग को प्रेसिडेंट बुलाते हैं, बट उस सिटिंग पे प्रिसाइड जो करते हैं वो स्पीकर करते हैं. ओके. Yet usually this joint sitting is called upon in cases wherein the two houses are having a conflict over a particular bill or a particular matter, and the president is of the opinion that a joint sitting should be called to resolve the matter. Okay. Anti-defection law जो है, wherever शेड्यूल 10 में अगर एंटी डिफेक्शन किसी मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर्स के रिस्पेक्ट में प्रेफर करना है, सो द डिसाइडिंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू दोज एंटी डिफेक्शन मैटर्स इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ठीक है. देन कमिटीज़ को कोई बिल है, see what happens is whenever any bill is introduced, there are times the bills are sent to some joint committee or select committee or standing committee and so on. तो ये जो इन बिल्स को कमिटीज़ को रेफर करना है, दिस अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द स्पीकर विद रिस्पेक्ट टू एनी बिल दैट इज ओरिजिनेटेड इन लोकसभा. ठीक है. एंड देन दैट अपार्ट रेगुलेटिंग द क्वेश्चंस एंड मोशंस विच आर ओरिजिनेटिंग इन टू द लोकसभा इज ऑल्सो एन अथॉरिटी और अदर फील्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर. So essentially we can say that the speaker is truly the guardian of the Lok Sabha. Pro tem speaker का क्या कंसेप्ट है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं इट इज़ अ टेम्पररी स्पीकर दैट इज अपॉइंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा और फॉर दैट मैटर इवन लेजिस्लेटिव असेंबलीज. प्रोटेम स्पीकर का एसेंशियली काम होता है कि ही प्रिसाइड्स ओवर द ओथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर असेंबली, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो. उन सब के जो भी न्यूली इलेक्टेड MPs हैं या फिर न्यूली इलेक्टेड MLAs हैं, उनको जो ओथ दिलाने का काम है वो प्रोटेम स्पीकर करते हैं. ठीक है. इनको अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड द अपॉइंटमेंट इज डन एट द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा. अनदर थिंग यू नीड टू नो इज के amongst all the members of Lok Sabha, it is only the speaker whose office does not become vacant by the dissolution of Lok Sabha. Lok Sabha dissolve भी हो जाती है, तब भी the speaker stays in his office, and he gets he leaves his office or he gets removed from the office only at the beginning of the new Lok Sabha. न्यू लोकसभा के फर्स्ट सेशन पे जाकर जो स्पीकर है वो अपनी चेयर वेकेट करते हैं, एंड देन द प्रोटेम स्पीकर इज इलेक्टेड बाय नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. And once the pro tem speaker has given oath to the members elect a new speaker. So technically the post of speaker is never vacant. There is always somebody presiding over that post. Okay. Then as I told you, the pro tem speaker presides over the meeting with respect or the voting of the house with respect to election of the speaker, and he holds office till the time new speaker has been elected. Once the new presiding officer or the new speaker is in chair, then the pro tem speaker is removed. देखिए, कंपैरिजन देखें अगर हम लोकसभा और राज्यसभा का, तो सी आर्टिकल 81 डील्स विद लोकसभा वाइल 80 डील्स विद राज्यसभा. स्ट्रेंथ आई हैव टोल्ड यू 552 होती है लोकसभा की और राज्यसभा की 250 होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ. प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो अपने क्या कहते हैं, लोकसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज़ 543, राज्यसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज़ 245. अब लोकसभा में 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, एंड 2 नॉमिनेटेड विच इज़ नाउ डिसॉल्व्ड. Then there is 238 members with respect to Rajya Sabha elected by the states, 12 members nominated. Tenure
लोकसभा की 5 ईयर्स है, राज्यसभा की अगर हम बोलेंगे तो इट इज़ अ परमानेंट हाउस। हालांकि जहां मेंबर्स की बात आती है तो इंडिविजुअल मेंबर्स की जो टेन्योर होती है और अदर टर्म ऑफ ऑफिस होती है दैट इज 6 ईयर्स। ये आपको याद रखना है। लोकसभा एमपी की जो टर्म है वो 5 ईयर्स है, राज्यसभा एमपी की टर्म 6 ईयर्स है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। की पावर्स की बात करें तो कंट्रोलिंग फाइनेंसेस, बजट। देखिए, फाइनेंस का प्राइमरी कंट्रोल पार्लियामेंट की लोकसभा जो है उसके पास है। राज्यसभा हैज़ लिटिल और ऑलमोस्ट नो से इन टू द इंटायर फाइनेंशियल प्रोसेस। ठीक है। बजट मेकिंग की जो प्रोसेस है दैट ओरिजिनेट्स इन लोकसभा। बजट पास जो होता है वो लोकसभा में होता है, राज्यसभा सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है। मनी बिल्स जो होते हैं वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशंस जो होते हैं वो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के दो बहुत क्रिटिकल रोल्स हैं। देखिए, 249 जो है, 249 में इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ राज्यसभा टू डिक्लेयर एनी मैटर एज मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और अगर राज्यसभा किसी इशू पर एक रेजोल्यूशन पास करती है स्टेटिंग दैट दिस मैटर इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, देन पोस्ट दैट रेजोल्यूशन द पार्लियामेंट गेट्स एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर इवन ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है अगर राज्यसभा अपना लेजिस्लेशन रेजोल्यूशन पास कर दे। 312 क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इनका क्रिएशन जो है दैट स्टार्ट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में ही सबसे पहले रेजोल्यूशन आता है फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। पावर्स ऑफ लोकसभा, सी लोकसभा की पावर्स क्या है, इसको आप ब्रॉड हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं कुछ कुछ। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, देखिए, इट डेलिबरेट्स एंड पासिस लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिस्ट एज वेल एज मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। जितने भी यूनियन लिस्ट के लॉज हैं, जितने भी कॉन्करेंट लिस्ट के लॉज हैं जिसपे पार्लियामेंट लॉ बना रही है, वो सारे के सारे हमारी लोकसभा पास करती है। ठीक है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। जितना भी क्या कहते हैं बजट है, बजट मेकिंग की पूरी प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द लोकसभा। मनी बिल्स हैं, मनी बिल्स की पूरी प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द लोकसभा, दे इवन ओरिजिनेट इन द लोकसभा। ठीक है। आर्टिकल 110 विच डील्स विद मनी बिल्स हैज़ द एंटायर प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू द इंट्रोडक्शन एज वेल एज पासिंग ऑफ द मनी बिल्स। एग्जीक्यूटिव के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे एट द यूनियन है उसका पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में, और पार्लियामेंट में भी प्राइमरी लोकसभा के हाथ में है। बिकॉज Lok Sabha being a popular house, the Prime Minister, Council of Ministers primarily gets selected from the Lok Sabha of Parliament. और हमारा जो यूनियन लेवल एग्जीक्यूटिव है इट असेंशियली इज चोजन फ्रॉम लोकसभा, एंड द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इट लाइज विद पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में भी प्राइमरली विद लोकसभा। इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इट हैज टू बी पास्ड इन लोकसभा, एंड इफ इट इंडीड डज पास दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन देन इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट एट पावर एंड देयर रेजिग्नेशन। ठीक है। इलेक्ट्रल रोल्स की बात करें या फिर इलेक्ट्रल पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है हमारी लोकसभा। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा अलॉन्ग विद मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गेट टू इलेक्ट। फिर उसका जो रिमूवल है, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, उसमें अगेन दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू देयर रिमूवल। बिकॉज जब रिमूवल होगा उसमें तो एमएलएस इन्वॉल्व नहीं है, इट्स ओनली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दैट गेट टू टेक अ प्ले इन द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं दे हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ, or rather in order to enter the constitution for that matter. So it does play a very significant role out there also. राज्यसभा की पावर की बात करें तो देखिए, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग की बात जहां आती है, इन आई एम टॉकिंग ऑफ लेजिस्लेटिव रिस्पेक्ट्स, जो भी नॉर्मल बिल्स हैं विच आर नॉट मनी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स के रिस्पेक्ट में राज्यसभा इज ऑलमोस्ट इक्वली एम्पावर्ड एज द लोकसभा। ठीक है ना। दे बोथ शेयर ऑलमोस्ट कॉन्करेंट पावर्स विद रिस्पेक्ट टू पासिंग ओरिजिनेशन एज वेल एज पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। मनी बिल्स सिर्फ लोकसभा में पास इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, बट एज फार एज अदर बिल्स आर कंसर्न दे कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फाइनेंशियल की बात करें तो मनी बिल्स के रिस्पेक्ट में भी इट डज हैव अ से। देखिए, जो हमारी राज्यसभा है इट इज़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सो असेंशियली इट्स देयर टू रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द स्टेट्स एज वेल एज टू पुट अप देयर डिमांड्स विद रिस्पेक्ट टू वेरियस मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एज वेल एज मैटर्स ऑफ फेडरल नेचर। ठीक है ना। तो व्हाट राज्यसभा डज इंडीड डू इज इट कैन डिस्कस द मनी बिल्स और इट कैन डिस्कस द बजट फॉर दैट मैटर। इट मे नॉट बी एबल टू वोट बट इट कैन ऑलवेज सप्लाई द लोकसभा विद द व्यूज ऑफ द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू देयर मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स और द बजट फॉर दैट मैटर।
स्पेशल पावर्स की बात करें तो एज आई टोल्ड बिफोर 249 में जो पार्लियामेंट है उसको किसी भी स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट करना है, सो दैट रेजोल्यूशन हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द राज्यसभा, अदरवाइज इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस। देन जो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज है दैट इज़ परफॉर्म बाय द राज्यसभा, दैट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल फंक्शन ऑफ द राज्यसभा। जो ऑल इंडिया सर्विसेज होंगे दे हैव टू बी द रेजोल्यूशन फॉर देम हैज़ टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा एंड इट हैज़ टू बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा। चेकिंग अपॉन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो देखिए इनडायरेक्टली एक बहुत सिग्निफिकेंट चेक रखती है राज्यसभा। जितने भी राज्यसभा में क्वेश्चंस उठते हैं, ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन राज्यसभा दे आर ऑफ हाई रेलिवेंस बिकॉज दे कीप द मिनिस्टर्स एज वेल एज द ब्यूरोक्रेसी ऑन देयर टोज। राज्यसभा के जो भी डिबेट्स हो रहे हैं वो नेशनल इशू से रिस्पेक्ट में होते हैं। देन मेंबर्स ऑफ स्टेट्स हु आर प्रेजेंट इन द राज्यसभा दे ब्रिंग आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन एट देयर which are emerging at their state level, or they pick up the problems of national level which should be taken into consideration by the government at the union. तो वो when these these viewpoints, these issues, these agendas they get conveyed to the government at power and get taken care of by the government at power. So overall we see that it does play a very significant and very solid role when it comes to maintaining the federal structure at the union, ensuring that the views of states are duly represented at the state level as well as taking part in the legislative process. पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात करें, देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं दे आर असेंशियली इन नेचर ऑफ शॉर्टर बॉडीज़ विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा की इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, लोकसभा की इंडिविजुअल भी हो सकती हैं और दोनों की कोई जॉइंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये असेंशियली जो होती हैं दे आर ऑफ टू नेचर, या तो स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है मतलब विच स्टे ऑन अ परमानेंट बेसिस, और देयर कैन बी एड हॉक कमेटीज विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम और फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। जैसे स्टैंडिंग कमेटीज़ में प्राइमरली हम लोग 3 कमेटीज़ याद रखते हैं, एक पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है एंड एस्टिमेट्स कमेटी। सिमिलरली एड हॉक की बात करें तो जैसे कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई किसी बिल की स्टडी करने के लिए या फिर उस पर अपने व्यूज़ देने के लिए या उस बिल में अमेंडमेंट्स करने के लिए एंड सो ऑन। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, सी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो है दैट्स अ नोवल फीचर, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस लेटर, इट वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। दे ओवरसी द एंटायर वर्क ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। हर कंसर्न मिनिस्ट्री से के रिस्पेक्ट में जो भी DRSC या फिर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, इट ओवरसीज द वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, ensures that it is up to the mark, ensures tries to verify if there are any abnormalities in the performance, is there any wastage, is there any inefficiency in the performance. Then at the same time they also do the scrutiny with respect to the budget allotted to that particular ministry. ये दोनों फंक्शंस इनके चीफ फंक्शंस हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एसेंशियली एलोकेट्स द टाइम फॉर बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है। देन देर इज रूल्स कमेटी, इट लेज डाउन द रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द वेरियस मेंबर्स ऑफ द हाउसेज एंड इंश्योर्स दैट द मेंबर्स स्टिक टू दोज रूल्स एंड इन केस देर इज एनी non-followance of the rules, or is there anything contrary is happening with respect to the rules, it can always come into picture. प्रिविलेजेस कमेटी की बात करें तो प्रिविलेजेस कमेटी जो है इट डील्स विद द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑन एज वेल एज द प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस इटसेल्फ। कोई मेंबर अगर किसी प्रिविलेज को ब्रेक कर रहा है या फिर किसी मेंबर की प्रिविलेजेस ब्रेक की जा रही है, इन बोथ द सिनेरियोज इट इज द प्रिविलेज कमेटी दैट कम्स इनटू पिक्चर। मेजर पार्लियामेंट्री कमेटीज में जैसे आई वाज टेलिंग यू, एस्टिमेट्स कमेटी 30 मेंबर्स होते हैं, इसके 30 के 30 ही लोकसभा से होते हैं और इनको स्पीकर इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, इनका चेयरमैन जो होता है कमेटी का वो स्पीकर इलेक्ट करते हैं। देन देर इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ द हाउसेज होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो मेंबरशिप है इट इज़ 22। 15 मेंबर्स हम लोग लोकसभा से इलेक्ट करते हैं इसमें से, और 7 मेंबर्स इसमें से राज्यसभा से नॉमिनेट होते हैं, और इनका जो चेयरमैन है उसको स्पीकर अपॉइंट करते हैं। देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स विच डील्स विद द analysis of the work of the public undertakings. Again, just like committee on public accounts, this also is a 22 member committee जिसके 15 members लोकसभा से होंगे, 7 राज्यसभा से होंगे, and the speaker of the Lok Sabha would appoint the chairman of this committee. DRSC, as I was telling you, there are 24 DRSCs. इसके 31 मेंबर्स होते हैं। 31 में से 21 जो होते हैं वो लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं, 10 जो होते हैं वो राज्यसभा से इलेक्टेड होते हैं। एस्टिमेट कमेटी के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए पब्लिक फंड्स कैसे यूज़ होंगे इसके ऊपर जो कमेटी डेलिब्रेशंस करती है दैट इज़ द एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट।
अब ये करती क्या है एसेंशली, इट सजेस्ट इफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट्स कि जो भी फंड्स अलोकेट हो रहे हैं, जो एस्टिमेट बन रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी के अंडर या फिर किसी प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, व्हाट ऑल एफिशिएंसीज कैन बी ब्रॉट डाउन इनटू दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन और पर्टिकुलर बिल। ठीक है, प्राइमरली और सॉरी एंटायरली लोकसभा मेंबर से कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी है और इसके चेयरमैन को जो है हमारे स्पीकर अपॉइंट करते हैं। एंड इसका जो वर्क है, इनफैक्ट ऑल द थ्री कमिटीज देयर वर्क इज एसेंशियली ऑफ अ पोस्टमार्टम नेचर बिकॉज इट इज़ डन आफ्टर द सॉरी इसको छोड़ के बाकी दो कमिटीज हैं उनका पोस्टमार्टम नेचर का है। दिस कमिटी इट लेज डाउन व्हाट ऑल प्रोप्राइटी, व्हाट ऑल एफिशिएंसी कैन बी ब्रॉट डाउन इनटू द फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्टिमेट और द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्टिमेट। हालांकि ये है कि इसके जो सजेशंस हैं दे आर एडवाइजरी इन नेचर एंड द गवर्नमेंट और अदर द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट्स रिकमेंडेशंस। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करें तो जितने भी हमारे पब्लिक अकाउंट्स हैं उन सब के रिस्पेक्ट में जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एनुअल रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट को स्टडी करना एंड टू फिगर आउट इफ देयर हैव बीन एनी मिसहैप्स हैपनिंग, इफ देयर एनी ओवर एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ऑन पार्ट ऑफ एनी मिनिस्ट्री, इफ सम पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर विच इट वॉज मेंट टू बी यूज, या फिर कोई और इनएफिशिएंसी है उसको बाहर निकाल के लेकर आना हो गया। ऑल दीज स्टडीज आर डन बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अगेन इट इज़ अ कमेटी विच इज़ अ जॉइंट इन नेचर विच इज कंसिस्टेड ऑफ बोथ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। पब्लिक मनी प्रॉपरली स्पेंड की गई है कि नहीं, जिस पर्पज़ के लिए अलॉट की गई थी उस पर्पज़ के लिए की गई है कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स, checking the reports of CAG, all these are primarily the functions of PAC। ये हमेशा ओपोजिशन एमपी के द्वारा हेड की जाती है। इट इज़ अ कन्वेंशन, कन्वेंशनली द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इज ऑलवेज फ्रॉम द ओपोजिशन पार्टी। अब इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये है इट दैट एसेंशियली इट डज पोस्टमार्टम वर्क। बेसिकली हो क्या रहा है, जो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है उस एक्सपेंडिचर को आप स्टडी कर रहे हो ताकि फ्यूचर में उसमें कोई भी जो मिस्टेक्स हों वो रिपीट ना हो। बट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, सो देयर रियली इजंट मच लेफ्ट फॉर द कमिटी टू अचीव। Committee on Public Undertakings. Again, it is a committee whose function or a functional area is something similar to the Public Accounts Committee. Membership भी सेम है, दोनों के ही 22 मेंबर्स हैं, 15 and 7 फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। अब ये करती क्या है, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनका ईयरली एक ये सर्वे करती है और अदर एनालाइजेज देयर अकाउंट्स ऑन एन एनुअल बेसिस। Every year it checks almost 10 to 15 public sector undertakings as well as the report of the CAG on those PSUs। और उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, क्या क्या इनएफिशिएंसीज इन एक्सपेंडिचर्स हैं, या फिर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स और एक्सपेक्टेड हैं या पॉसिबल हैं उनकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑल दैट टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। Again, just like Public Accounts Committee, it also performs a work which is in nature of a post-mortem work because the expenditure by the public undertakings has already been undertaken. Okay. Then we have DRSCs or departmentally related standing committees. 24 टोटल कमिटीज़ हैं जिनके 31 मेंबर्स होते हैं, जो 21 + 10 के रेशो में रहते हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। जितने भी बिल्स हैं उस डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी से कनेक्टेड मिनिस्ट्री के, उनको स्क्रूटिनाइज करना हो गया, बजट के रिस्पेक्ट में अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना हो गया, या फिर मिनिस्ट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को स्क्रूटिनाइज करना हो गया। ऑल दीज फंक्शंस आर प्राइमरली द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, इसका असेंशियली जो है ये रूल्स कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, एंड देयर असेंशियल रोल एंड असेंशियल फंक्शन इज टू लेसन डाउन द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट। देखिए, देयर आर सो मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड पार्लियामेंट per se as a body is always lacking time to look at all the aspects. So what essentially has been done is that the concept of DRSCs has been brought into picture. These committees can take help of subject matter experts, or for that matter area experts or scientific experts and so on, who can help them in understand the various aspects related to the functioning of ministries, as well as the expenditures made by those ministries, the projects undertaken by those ministries, or the budget requirements of those ministries and so on. ठीक है ना। पार्लियामेंट्री सेशंस की बात करें तो सी देयर आर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट दैट हैपन। अब ये जो 3 सेशंस हैं, these are budget session,
विच हैपन्स इन बिटवीन February to May. ये हमारा लॉन्गेस्ट सेशन होता है बजट सेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन भी होता है, बिकॉज इट इज़ द बजट विच हैज़ विच हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फंक्शन फॉर द नेक्स्ट होल ईयर. ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ला सकती है, क्या क्या ओवरहेड्स को गवर्नमेंट उनके एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सकती है, एंड ऑल दैट स्टफ. मॉनसून सेशन जो हमारा होता है वो जुलाई से सितंबर होता है, एंड द थर्ड सेशन दैट वी यूजुअली हैव इज द विंटर सेशन विच इज़ फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर. ओके, देखिए जो हमारे सेशंस होते हैं उनको समन एज आई टोल्ड बिफोर ऑल्सो प्रेसिडेंट करते हैं. द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85 समन्स द हाउस. इनफैक्ट हर इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है एज वेल एज हर साल का जो फर्स्ट सेशन होता है, दे बोथ आर एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, और एक चीज़ आपको सेशंस के रिस्पेक्ट में याद रखनी है, देयर कैन नेवर बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द हाउसेज. लाइक 2 सेशंस के बीच में होना ही होना चाहिए. कोरम की अगर हम बात करें तो जो कोरम है दैट कोरम फॉर क्या कहते हैं एनी पर्टिकुलर सेशन ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेज हैज़ बीन पुट डाउन एट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप रिक्वायर्ड टू कंडक्ट बिजनेस. टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जैसे हम अगर पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो 54 हो जाता है कोरम, बिकॉज द टोटल मेंबरशिप 55 हो जाता है कोरम, बिकॉज द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज 543 एट प्रेजेंट. अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसका प्रेजेंट स्टैंड 245 है, तो 10% के हिसाब से उसका जो कोरम होगा दैट वुड बी 25 मेंबर्स. दैट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स विच मस्ट बी present at the house any time during its sittings in order for the business to be taken care. Right? Adjournment का क्या मतलब होता है? See, adjournment essentially means a temporary suspension in the conduct of the business. ठीक है, एडजर्नमेंट में होता है कि हमारा जो हाउस की सीटिंग है या फिर हम हाउस की जो वर्किंग है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज जो सेशन है जैसे बजट सेशन है, इसमें एवरी सिंगल डे ऑफ दैट सेशन इट इज़ डिवाइडेड इनटू मीटिंग्स. देयर इज़ अ मॉर्निंग मीटिंग एंड देन देयर इज़ एन आफ्टरनून मीटिंग. ठीक है, अब हर मीटिंग जो होती है इट इज़ ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स, और if there is too much commotion in the house, if there is too much disturbance in the house, or if the house is not being able to run properly, then the speaker has the authority to adjourn that house. So for that, adjournment as a tool is used because it temporarily suspends the sitting of the house and it is done by the presiding officer. This could be for days, this could be hours, this could be adjournment sine die. Adjournment sine die, in fact, if I have to tell you, when the business of the house is over, then the speaker announces the house adjourned sine die. Sine die का मतलब हुआ कि जो next assembly की date है, the next date on which the house is supposed to assemble again, it is no more given. Otherwise, every day when the house adjourns itself for the day, the date for next meeting of the house is given. Sine die में ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, देन प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस. प्रोरोगेशन का मतलब होता है फॉर्मल एंड ऑफ अ सेशन. देखिए, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो समन भी करते हैं हाउस को, प्रोरोग भी वही करते हैं. जब सेशन शुरू होना है दैट इज कॉल्ड समनिंग ऑफ द हाउस, दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, और जब आप सेशन खत्म करना है तो जो है प्रोरोगेशन ऑल्सो इज डन बाय द प्रेसिडेंट. एंड दिस प्रोरोगेशन एज वेल एज समन, बोथ ऑफ देम आर डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, डिसोल्यूशन की अगर बात करें तो डिसोल्यूशन ओनली अप्लाइज टू द लोकसभा. Rajya Sabha, as I've told you before, is a permanent house. Only its members retire every 2 years. 1/3 of its members retire every 3 years. But Lok Sabha permanent house नहीं है. After every 5 years, its tenure gets over and it gets dissolved. Dissolution जो होता है लोक सभा का, if the term of 5 years is over, then it will automatically it will have to be dissolved. Before that, if the Lok Sabha is getting dissolved, then it will be the president acting on the aid and advice of the council of ministers, or on his own discretion as well, if he is of the view that the government that the current government has lost the majority of the house. बिल्स की एक बार बात कर लेते हैं. बिल्स का जो है कि ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं, देखिए कोई भी मनी मैटर से रिलेटेड बिल होगा तो वो इन्वेरिएबली मनी बिल में आ जाएगा. ठीक है, देन उसके अलावा किसी मैटर से, मतलब इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल, देन इट विल इन्वेरिएबली बी अ नॉन मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल. अभी ऑर्डिनरी बिल जो है इट डील्स विद एनी सब्जेक्ट एक्सेप्ट मनी मैटर्स. Unlike a money bill, such a bill can be introduced in either of the two houses. ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, एंड बोथ हैव एन इक्वल से विद रिस्पेक्ट टू सच ऑर्डिनरी बिल्स. मनी बिल की अगर बात करें तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, आर्टिकल 110 में मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है. आर्टिकल 110 में मनी बिल डिफाइन होता है. असेंशियली डील्स विद
abolition, imposition, decrease, increase or variation in any taxes and so on. Consolidated fund में क्या क्या expenditure include किया जाएगा, consolidated fund से क्या क्या charge expenditure होगा. Basically financial matters जो हो गए, हमारे taxation से related matters हैं, हमारे borrowing से related matters हैं, consolidated fund से related matters हैं, ये सारे के सारे these are taken care of by the money bill. दिस बिल एज आई टोल्ड बिफोर कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा. राज्यसभा जो है उसकी मनी बिल के रिस्पेक्ट में बहुत लिमिटेड पावर्स होती हैं. राज्यसभा कैन ओनली suggest improvements, suggest its recommendations along with respect to money bill. It does not have any other authority with respect to money bill. In fact जो money bill है उसमें अगर राज्यसभा वोट भी उसके अगेंस्ट कर दे रही है तो भी पार्लियामेंट कैन गो अबाउट विद इट विदाउट adhering to the suggestions of the Rajya Sabha. फाइनेंशियल बिल की बात करें अगर, तो फाइनेंशियल बिल एसेंशियली कंटेन्स प्रोविजंस विच इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर और मनी बट इज नॉट अदरवाइज कंसिडर्ड एज अ मनी बिल. ठीक है ना. अब देखिए मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल बिल का ही एक सबसेट है. ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स. ठीक है. 117 डील करता है फाइनेंशियल बिल्स के रिस्पेक्ट में. और unlike a money bill, this financial bill can be introduced in either house of the parliament, but its introduction requires a prior recommendation of the president. Another thing that you need to remember with respect to money bill is that the speaker of the house, he gets to have a say, or rather he is the one which declares any bill to be a money bill, and the say or the decision of the speaker with respect to a money bill is final. It cannot be touched upon. ओके. देन देर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल के किसी प्रोविजन में कोई वेरिएशन लाना है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को एब्रोगेट करना है या कोई नया प्रोविजन ऐड करना है, इन ऑल दोज रिस्पेक्ट्स द अमेंडमेंट द बिल दैट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर सच अमेंडमेंट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. अब ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है. देर इज़ नो लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इंट्रोडक्शन कहाँ होगा. बट ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, इट असेंशली इन मोस्ट सिनारियोज इट इज़ पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी इन द सेंस, देखिए कुछ बिल्स हैं, कुछ बिल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही लिखा हुआ है दैट दे आर सपोज टू बी पास्ड बाय एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, बट उन बिल्स के इवन दो दे अमाउंट टू एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट the constitution itself provides that changes in these features of the constitution or these articles of the constitution will not be considered as an amendment of the constitution. जैसे आर्टिकल 1 to 4 है, 2 और 3 के अंदर अगर हम किसी नए स्टेट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं या फिर एडमिट कर रहे हैं या फिर किसी एरिया स्टेट का एरिया बाउंड्री वगैरह जो है उसको हम ऑल्टर कर रहे हैं, सो all those amendments are going to impact schedule 1 as well as schedule 4 of the constitution. schedule 1 में territories हैं states की, schedule 4 में राज्यसभा की seats हैं state wise and union territories wise. तो अब वो सारा का सारा जो उसमें भी changes आएंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ प्रोवाइड्स कि भाई इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं मानेंगे. ठीक है. देन अदर देन दैट जैसे हम कोई फेडरल फीचर को चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी एट द सेम टाइम रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट चाहिएगा. या फिर हम कोई 368 के अंदर अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, देन दैट अमेंडमेंट वुड रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है ना. देन सो ऑन अगेन. देन देर इज अनदर बिल कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल. किसी बिल को अगर गवर्नमेंट लेकर नहीं आ रही है या फिर कोई इंडिविजुअल एमपी लेकर आ रहा है, सो दैट बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज private member bill. Basically a private member bill is introduced by somebody who is an MP but who is not a minister. Okay. Usually it is brought up by those private member bills are brought up by the ministers in order to raise some legislative issues which are non government related. जो non government related legislative issues होते हैं वो primarily जो है प्राइवेट मेंबर्स में लाए जा सकते हैं. अब दे हैव टू बी फर्स्ट द हाउस हैज़ टू गिव देम देयर अप्रूवल टू बी इंट्रोड्यूस. अगर हाउस से उनको लीव नहीं मिल रही टू बी इंट्रोड्यूस देन दे कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इनटू द हाउस. मनी बिल की अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो आर्टिकल 110 में इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल. एक्सक्लूसिवली डील्स विद मैटर्स लाइक टैक्सेशन, बोरोइंग्स एंड सो ऑन. सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं है इसके रिस्पेक्ट में एक्सेप्ट डिस्कसिंग द मैटर्स विच हैव बीन लिस्टेड डाउन इन मनी बिल. इट कैन नॉट
stop that money bill, or it cannot ask for changes in the money bill. It can only give its suggestions. Lok Sabha has full freedom to whether accept it or not accept that those suggestions. Or Rajya Sabha is given 14 days to send its recommendation with respect to any money bill. If after 14 days it does not send its recommendation, the bill is deemed to be passed by both houses of the parliament in the manner the Lok Sabha prescribed. ठीक है, और स्पीकर जो होता है उसका डिसीजन होता है कि वेदर बिल इज अ मनी बिल. कंपोनेंट्स की अगर बात करें मनी बिल की, तो टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स हो गए, बोरोइंग से रिलेटेड हो गए, कॉन्टिनेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैटर्स हो गए, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैटर्स हो गए, कंसोलिडेटेड फंड से मनी अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड मैटर्स हो गए. ऑल दीज आर कवर्ड बाय द मनी बिल. ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट्स की ऑडिट होती है, या फिर इफ देयर आर एनी मैटर्स व्हिच आर इंसिडेंटल टू फाइनेंस, दे आर आल्सो टेकन केयर ऑफ बाय द मनी बिल. Certification of a money bill, as far as it is concerned, it is done by the speaker, and once the speaker has certified a bill to be money bill, then invariably it is final. हमारे फंड्स की कस्टडी, अगर हमारे अकाउंट्स की ऑडिट, या फिर ऑल दो सिमिलर मैटर्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर टेकन केयर ऑफ बाय द मनी बिल. ऑर्डिनरी बिल से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में होता है, जबकि ऑर्डिनरी बिल तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है. रिजेक्शन और अमेंडमेंट की हम जब बात करते हैं तो राज्यसभा की मनी बिल के रिस्पेक्ट में कोई अमेंडमेंट पावर नहीं है, कोई रिजेक्शन पावर नहीं है. इट कैन ओनली गिव इट्स रिकमेंडेशंस. जो अपना लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो एक्सेप्ट ना करे. जबकि हम ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं तो उसमें एसेंशली दे बोथ स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू रिजेक्शन एंड सो ऑन. मनी बिल को स्पीकर का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, वेर एज फार एज ऑर्डिनरी बिल इज कंसर्न देर इज नथिंग व्हाट्सोएवर विच इज नीडेड विद रिस्पेक्ट टू दैट. फाइनेंशियल बिल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर लें तो देखिए, फाइनेंशियल बिल जो है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड अंडर आर्टिकल 117, वाइल मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड स्ट्रिक्टली एज पर द नॉर्म्स दैट हैव बीन लेड डाउन इन आर्टिकल 110 कैन एंड मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, अब मनी बिल के इन अपोज टू मनी बिल, फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस. मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, बट फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द टू हाउसेज. हाउएवर देयर इज वन प्रायर रिक्वायरमेंट. ये जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं दे रिक्वायर एन अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, बट दैट prior approval is required, but at the same time they do not need to be introduced in the lower house itself. They can be introduced in either house. और एक चीज़ जो है मनी बिल होता है इस essentially it's in nature of a financial bill. As I told before, all money bills are financial bills, but it's not vice versa. ठीक है ना. पैसेज प्रोसेस की अगर बात करें कि भाई बिल्स में होता क्या है, देखिए किसी भी हाउस में ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा. अगर हम ऑर्डिनरी बिल के पैसेज की बात कर रहे हैं तो व्हेन अ बिल इज इंट्रोड्यूस देन द फर्स्ट स्टेज इज जनरल रीडिंग. बिल वुड बी पुट अप ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस, एंड दैट इज कॉल्ड गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हाउस. फर्स्ट स्टेज में कोई वोटिंग, कोई डिस्कशन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा. ठीक है, फर्स्ट स्टेज में इट ओनली गेट्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हाउस, and then it gets printed into the gazette so that the house can solicit the views of the public as well as the people who are going to be affected by the provisions of that bill. अगर हाउस का ओपिनियन है कि दैट द बिल शुड बी सेंट फॉर सम कमिटी, वेदर अ जॉइंट कमिटी और अ सेलेक्ट कमिटी एंड सो ऑन, द हाउस कैन ऑलवेज सेंड इट टू दैट कमिटी. They want to make any alterations or changes into that bill, they can do the same, and then the bill gets back to the house for the second reading. ये जो सेकेंड रीडिंग होती है यहाँ पे प्रोसेस शुरू होती है. दिस इज एसेंशली वेयर द क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग टेकन प्लेस. दिस इज इफेक्टिवली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द एंटायर पैसेज प्रोसेस. यहाँ पे उसके क्लॉज बाय क्लॉज प्रोविजंस के ऊपर एक जनरल डिस्कशन होता है हाउस के द्वारा, और क्लॉज बाय क्लॉज ही वोटिंग भी होती है. द हाउस इधर एक्सेप्ट्स द क्लॉज इन इट्स एंटायरिटी और द रिजेक्ट्स द क्लॉज इन इट्स एंटायरिटी. ठीक है, फिर फाइनली जो थर्ड रीडिंग होती है उसमें देर इज अ फाइनल डिस्कशन ओवर द बिल. अगर कुछ मेजर ऑल्टरेशंस हैं या फिर कोई मेजर मोशंस उसके अगेंस्ट लाने हैं या फिर उसके फेवर में लाने हैं, देन दैट इज टेकन केयर ऑफ इन द थर्ड रीडिंग, एंड फाइनली देर इज अ वोटिंग ऑन द बिल एज अ होल. ठीक है, वंस द प्रोसेस इन द फर्स्ट हाउस और विच एवर हाउस द बिल हैज ओरिजिनेटेड इन, वंस द प्रोसेस आउट देयर इज कंप्लीटेड, then the bill goes to the other house. Again the same process is repeated out there. The first stage takes place, the second stage takes place, and the third place voting and final discussion takes place. दोनों हाउसेज में अगर कोई बिल पास हो गया है देन इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. ठीक है, जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, आफ्टर दैट अ बिल इज कॉल्ड लॉ. उससे पहले इट इज कॉल्ड अ बिल, एंड इफ प्रेसिडेंट विद होल्ड्स हिज असेंट देन द बिल ऑटोमेटिकली डाइज.
मनी बिल की बात करें तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा से पास होगा और लोकसभा से पास होने के बाद ही वो राज्यसभा जाएगा। ठीक है, राज्यसभा को अगर उसमें कोई अपनी सजेशंस या फिर रिकमेंडेशन देनी है, इट कैन डू दैट विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। लोकसभा के पास चॉइस है, अगर राज्यसभा किसी रिकमेंडेशन, ऑल्टरेशन या वेरिएशन के साथ भेज रही है तो लोकसभा हैज़ द चॉइस दैट इट कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोज रिकमेंडेशंस। अगर 14 डेज में राज्यसभा कोई एक्शन नहीं लेती है या फिर कोई रिकमेंडेशन सेंड नहीं करती है तो द बिल इज डीम टू हैव बीन पास्ड विदाउट एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा, एंड देन इट इज स्ट्रेट अप सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। प्रेसिडेंट यूजुअली मनी बिल को असेंट देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इटसेल्फ बाय द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इट रिक्वायर्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368। स्पेशल मेजॉरिटी जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जॉइंट सिटिंग का कोई क्लॉज नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, ऑर्डिनरी बिल में हो सकता है, मनी बिल में भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो अनलाइक एन ऑर्डिनरी बिल, इन केस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वंस द बिल हैज बीन पास बाय बोथ द हाउसेज द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। ही कैन मतलब he has to give an assent, he does not have a choice, he cannot withhold his assent or he cannot use vetoes like pocket veto and so on। जहाँ पे भी मनी बिल के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा है कि जिसके कोई प्रोविजंस फेडरल फीचर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उस सिनेरियो में इट विल इनवेरिएबली हैव टू बी रैटिफाइड बाय हाफ द स्टेट्स। बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ रैटिफिकेशन को भी करना पड़ेगा, देन ओनली कैन इट बिकम लॉ। पीवाई क्यू देखते हैं एक दो। देखिए पार्लियामेंट्री सेशंस में है जो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट एनी प्लेस। यस दैट इज ट्रू, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू समन अ सेशन ओनली इन द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस बट डज नॉट मैंडेट देम। दैट इज रॉन्ग। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट देयर हैज टू बी 2 sessions at least of the house। अगर हम देखें तो the constitution says that there cannot be an interregnum or a gap of more than 6 months between two sessions of the parliament। तो it invariably provides that compulsorily 2 sessions आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, there is no minimum number of days parliament must meet in a year। That is a perfectly true statement। While the constitution do speaks about the sessions and the time gap between the 2 sessions, it does not say what should be the length of individual session। So essentially इनमें से statement 1 और statement 3 जो है that is a correct answer, which would obviously option A 1 and 3 is a correct answer। So basically देखिए ये मोटा मोटा एक overview है आपके parliament related articles का। See this is these are the provisions which generally usually come into exams। ठीक है ना, सो ऑल दीज प्रोविजंस यू नीड टू ब्रश अपार्ट वंस मोर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के जो प्रोविजंस उसको आप थोड़ा सा डीप में देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस उसको भी आप सब देख सकते हैं। एंड देन फाइनली ये जो स्लाइड दैट आई एम प्रेजेंटिंग, यू नीड टू डाउनलोड दैट स्लाइड। इसको आप क्विकली ब्रश कर सकते हैं, इट्स हार्डली गोना टेक यू 5-10 मिनट्स बिकॉज नाउ दैट यू हैव सीन द वीडियो यू रियली डोंट नीड टू सिट एंड पॉन्डर ओवर इट अगेन एंड अगेन। द डेटा वुड समवेयर बी देयर, वी आर हार्डली a few days away from the exam, it would not get out of the mind so easily। ठीक है, so perhaps once this video has finished you can subscribe to the channel and download this PDF and then take a quick brush of it। Okay, welcome to this power packed session on center state relations, the Indian federalism perspective। देखिए ये टॉपिक जो है इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इससे, और क्वेश्चंस मोस्टली इसके आर्टिकल्स जो होते हैं उससे रिलेटेड आते हैं, बट यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट पर से एज वेल एज द आर्टिकल्स। दोनों के ऊपर आपको एक प्रॉपर ग्रिप रखनी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड सेल थ्रू दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, लेट्स गेट अबाउट इट, देखते हैं है क्या। सो फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म essentially implies a kind of a democratic setup wherein the executive and legislative powers are clearly demarcated between the national government as well as the provincial level governments। ठीक है, अब इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये बहुत यूनिक है। सी while article 1 of the constitution says that India, that is Bharat, shall be a union of the states, बट एट द सेम टाइम अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को डीपली स्टडी करें तो वी गेट टू नो कि इट इज़ एसेंशियली अ फेडरल सेटअप हियर। ठीक है, बट देन अगेन इट इज़ नॉट अ कंप्लीटली फेडरल सेटअप एज वेल, देर आर फीचर्स विच आर डिफरेंट ऑल्सो।
सो लेट्स गो अहेड एंड चेक दैट कि भाई क्या है ऐसा जो हम लोग को एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड बनाता है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल द फेडरल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी पॉलिटिकल थियोरिस्ट किसी फेडरलिस्ट कंट्री की बात करते हैं तो दे ले डाउन सर्टेन मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो होनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर एनी पॉलिटी टू बी कॉल्ड अ फेडरल पॉलिटी. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे के सारे फीचर्स हैं. सी वी हैव अ ड्यूअल पॉलिटी, बोथ सेंटर और स्टेट दोनों की अपनी अपनी गवर्नमेंट्स हैं. ठीक है. देन वी हैव अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हों, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर्स हों, चाहे वो फाइनेंशियल पावर्स हों. देयर हैज़ बीन अ क्लियर डिमार्केशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, and both the organs are supposed to stick to the norms laid down by the constitution. Then we have a written constitution, which is again another requirement for any polity or any democracy to be called a federal democracy. We have a supremacy of constitution, or in other words the constitution is considered as the supreme law of the land. Then we have a rigid constitution, especially with respect to the amendability of federal features. जो भी federal features हैं उनको amend करना है तो बहुत rigid process है हमारे constitution में. Then we have an independent judiciary or an independent system of courts which is there to interpret the laws as well as to act as the guardian of the constitution. हमारी जो supreme court है, it is the primary guardian of the constitution and ensures that its norms are fulfilled. Then again we have bicameralism. We have Rajya Sabha, Lok Sabha. अभी जो राज्य सभा है, it is there as as part of the bicameral legislative setup to ensure that the views of the state and this their points, their agendas on national interest के matters, it gets duly approved as well as duly represented. राज्यसभा essentially जो इसके जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर इट, दे गेट इलेक्टेड फ्रॉम बाय द MLAs. ठीक है ना. सो पॉइंट क्या है, वो राज्यसभा के मेंबर्स को MLAs से इलेक्ट कराने का. द होल फंडा इज कि भाई जो भी स्टेट के व्यूज़ होंगे या फिर इंपॉर्टेंट मैटर पे स्टेट के स्टैंड्स हैं, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उसको राज्यसभा की फॉर्म में हम पार्लियामेंट्री फोरम पर रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है. ये तो हो गए हमारे फेडरल फीचर्स. बट वी ऑल्सो हैव सर्टन यूनिटरी फीचर्स. जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है. स्ट्रॉन्ग सेंटर से मतलब क्या है कि यूनियन लिस्ट है, उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है वो भी ज़्यादा है. ठीक है. देन वी हैव स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल. देखिए नॉर्मली किसी भी फेडरेशन में इट इज़ सिनेरियो दैट द स्टेट्स दे कम वॉलंटरली टुगेदर. अब हमारे यहाँ पे वो वॉलंटैरिटी नहीं थी. More importantly, मतलब the states they did join out of their own sweet will, but after joining the Indian Federation, they are no more considered autonomous. They are in a way dependent upon the will of the Parliament. Parliament any day can change the area, boundary, name, etc. of any state, and it can do that unilaterally. That too by a simple majority. हमें कोई मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं करना है, स्पेशल मेजोरिटी वगैरह जैसा कोई फंडा नहीं है यहाँ पे. ठीक है. देन वी हैव ऑल इंडिया सर्विसेज. ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. सी UPSC जिसकी आप तैयारी करते हैं, essentially ये IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IRS ऑफिसर्स, in fact a lot more bureaucrats, they constitute all India services, and these all India services are essentially selected and appointed by the center, but they work at the state level. And not only do they work at the state level, in almost all the cases they are also heading the bureaucracy. तो अब हो क्या रहा है कि ब्यूरोक्रेसी तो स्टेट की है, पर उसको हेड कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जो अपने सेंटर ने अपॉइंट या फिर वो इलेक्ट किए हैं, सेलेक्ट किए हैं. ठीक है ना. तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ अ यूनिटरी फीचर. देन ऑफ कोर्स वी हैव इमरजेंसी प्रोविजंस. अब इमरजेंसी में तो पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो ही एक तरह से सस्पेंडेड एनिमेशन में चली जाती है. द स्टेट्स दे बिकम कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर. सेंटर उनको जिस तरह से रेगुलेट करना चाहेगा कर सकता है. इट हैज़ कंप्लीट फ्रीडम, वेदर इट इज़ इन द फाइनेंशियल स्पेयर, वेदर इट इज़ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव स्पेयर, वेदर इट इज़ इन द लेजिस्लेटिव स्पेयर. इट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स. इट कैन गिव देम डायरेक्शंस, ओके आप इस तरह से लॉज को एग्जीक्यूट करिए. और गवर्नमेंट रेवेन्यूज जो हैं स्टेट सेंटर के जो डिविजन हैं उसको रिस्पेक्ट में उसको रेगुलेट कर सकता है. इट बिकम्स इमेंसली पावरफुल. ठीक है. देन वी हैव ऑफिस ऑफ गवर्नर. अब गवर्नर जो है, सी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम द स्टेट्स जो भी स्टेट्स हैं उनके एग्जीक्यूटिव हेड हैं जो वो गवर्नर हैं. बट द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड इज रिमूवेबल एट द स्वीट विल ऑफ द सेंटर. सो गवर्नर जो होंगे उनको हेड करना है एग्जीक्यूटिवली स्टेट को, बट उनका जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह वो सेंटर देखेगा. तो इट कैन यूज इट पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट रिमूवल इन अ वे टू
somehow ensure that the center dictats are taken care of. ठीक है. और गवर्नर के बारे में आप एक दो चीज़ और देख सकते हैं कि भाई द गवर्नर हैज़ द पावर टू रिजर्व द बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट. अब देखिए बिल स्टेट मैटर पे है बट उसमें प्रेसिडेंट की विल भी चल रही है. ही कैन विदहोल्ड हिज एसेंट एंड इफ ही विदहोल्ड्स हिज एसेंट देन इन दैट केस द बिल बिकम्स अ नलिटी. इट डज नॉट गेट्स पास्ड. So effectively what is happening is the autonomicity of the state it's getting reduced. Okay. Then parliament's authority over state list. ये थोड़ा in detail हम अभी आगे आने वाले articles में पढ़ेंगे. But parliament has the power to legislate over a lot of matters of state list in certain scenarios, which curbs down on the autonomy of the state with respect to those matters and in particular circumstances when the parliament is legislating on the matters of state list. ठीक है. ओके तो अब ब्रॉडली जो रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है इसको हम तीन ब्रॉड हेड्स में स्टडी करते हैं. इन द लेजिस्लेटिव स्फेयर, इन द एग्जीक्यूटिव स्फेयर एंड इन द फाइनेंशियल स्फेयर. सो द फर्स्ट ऑफ देम इज लेजिस्लेटिव रिलेशंस और द लेजिस्लेटिव स्फेयर. आर्टिकल 245 से 255 इसे डील करते हैं. लेट्स लुक एट इट अ टाइड बिट मोर डीपली. देखिए जहाँ बात लेजिस्लेटिव कंपीटेंस की आती है, ठीक है, तो उस लेजिस्लेटिव कंपीटेंस को हम दो तीन ब्रॉड हेड्स में स्टडी करते हैं. एक तो हो जाता है टेरिटोरियल एस्पेक्ट, दूसरा हो जाता है लेजिस्लेशन का सब्जेक्ट मैटर एस्पेक्ट जो है कि भाई कौन कौन किस किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है. टेरिटोरियल हो गया कि भाई जो लॉ बन रहे हैं सेंटर और स्टेट में उनका एक्सटेंट क्या होगा, वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होंगे. ठीक है. देन देर इज पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड. कौन कौन से सर्कमस्टांसेज जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे भी लॉ बना सकता है. देन देर इज रेजिड्यूरी लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन, मतलब जो मैटर कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन नहीं किए गए हैं उन पर लॉ बनाने की बात आएगी तो हु इज कम्पिटेंट टू डू दैट. आर्टिकल 245 देखिए एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. आर्टिकल क्या बोलता है कि द पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. सिंपली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को क्लियरली डेलिनेट करता है. कहता है कि जो पार्लियामेंट है व्हेन इट कम्स टू इट्स लेजिस्लेटिव कंपीटेंस इट कैन मेक लॉ फॉर द एंटायरिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है ना. अब देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया इफ यू रिमेंबर इज अ लार्जर कॉन्सेप्ट देन यूनियन ऑफ इंडिया. यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, टेरिटरी में स्टेट्स भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं एंड देन एनी अदर टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड. उन सब के लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि इट कैन लेजिस्लेट ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब ये जो पावर टू लेजिस्लेट है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दोज मैटर्स ऑफ द यूनियन लिस्ट विच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम हैव बीन गिवन टू द यूनियन. ओके और अदर द पार्लियामेंट. उसके अलावा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की बात करें कि टेरिटोरियल जो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके बाहर का जो एरिया हो गया उसके रिस्पेक्ट में भी अगर लेजिस्लेट करने की बात करें, फॉर एग्जांपल एनी इंडियन हु इज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया, उसके रिस्पेक्ट में कोई लॉ बनाना है तो उसकी कंपीटेंस भी पार्लियामेंट के पास है. ठीक है. देखिए ये जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है दिस डिफाइंस द टेरिटोरियल स्कोप ऑफ द लॉज पास्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट्स. ठीक है. अब सेंटर का तो जो स्कोप हो गया वो मैंने आपको बता दिया. स्टेट की अपन बात करेंगे तो स्टेट का होता है कि द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द टेरिटोरियल एरिया ओवर विच दैट स्टेट हैज़ द अथॉरिटी. सिर्फ उस टेरिटोरियल एरिया के रिस्पेक्ट में वो स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकती है. ठीक है ना. देखिए एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं. जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया रिसेंटली, इट वॉज इन न्यूज़, अभी भी एक हॉट मैटर है. ठीक है. ये पूरा पैन इंडिया एप्लीकेबल है इसकी जो प्रोविजंस हैं. एंड एट द सेम टाइम वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज लर्निंग एक्ट. ये कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है. सो ऑब्वियसली इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो होगा वो कर्नाटका में रह जाएगा. ठीक है ना. देन वी हैव सब्जेक्ट मैटर कंपीटेंस. अब सब्जेक्ट मैटर कंपीटेंस की अगर अपन बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर द एंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेजिस्लेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट्स. ठीक है. एक तो यूनियन लिस्ट हो गई दैट इज कॉल्ड द लिस्ट 1 और ओवर विच द पार्लियामेंट इज कंपीटेंट. देन देर इज स्टेट लिस्ट जो स्टेट लिस्ट लिस्ट 2 और स्टेट लिस्ट उसके ऊपर स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर कंपीटेंट है. देन देर इज कॉन्करेंट लिस्ट जिसके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों लॉज बना सकते हैं. ठीक है. अब इस 3 के बारे में आपको ये समझना है. सबसे पहले तो अगर इन स्टेट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट के मैटर्स में कोई भी कन्फ्रंटेशन होती है तो उस सिचुएशन में पार्लियामेंट जो है उसकी पावर को प्लेनरी माना जाएगा एंड स्टेट लिस्ट विल हैव टू गिव वे टू द सेंट्रल लेजिस्लेशन और अदर स्टेट लेजिस्लेशन विल हैव टू गिव वे टू द सेंट्रल लेजिस्लेशन. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी दोनों पार्लियामेंट भी और स्टेट भी दे बोथ आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज बट इन केस पार्लियामेंट हैज़ मेड अ लॉ देन
state law must be in tune with the parliamentary law unless the state legislature has taken an approval of the president. देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझिए, जब भी कॉन्करेंट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ बना हुआ है तो उस पार्लियामेंट्री लॉ पे अगर स्टेट लेजिस्लेचर को भी अपना लॉ बनाना है तो उसको वो लॉ पहले प्रेसिडेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा, देन ओनली दैट लॉ विल कम इनटू फोर्स, अदरवाइज इट विल नॉट। ठीक है। और तीसरा हो गया स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो होगी उसके मैटर पे तो जो सब्जेक्ट मैटर कंपीटेंस है दैट टोटली रेस्ट विद द स्टेट। ओके। अब ये जो थ्री फोल्ड डिवीजन है ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन, दिस एस्टैब्लिशेस द डिवीजन ऑफ पावर अक्रॉस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है। अगेन दिस वाज अ फीचर ऑफ फेडरलिस्ट स्टेट। हम जब फीचर्स पढ़ रहे थे तब वी हैड पिक्ड दिस अप। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। ठीक है। बट जो यूएपी एक्ट है, यूएपी एक्ट जो होगा वो प्राइमरली पुलिसिंग से डील करता है, बट दिस इज अ लॉ दैट हैज बीन मेड बाय द सेंटर। अब ये जो डिवीजन मतलब सेंटर की जो डोमिनेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जांपल यहाँ पे। ठीक है ना। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन अ स्टेट फील्ड, देखिए ये तो टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर इज कंपीटेंस तो मैंने आपको समझा दी, बट ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज थ्री लिस्ट्स हैव बीन गिवन डाउन तो इट मीन्स देर इज अ कंप्लीट डिविजन ऑफ सब्जेक्ट्स और उससे बाहर कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है। Parliament, despite a clear delineation, the Parliament has been empowered to legislate in certain scenarios in the matters that have been given in the state list also. ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे आर्टिकल 249 है, 249 में राज्यसभा जो है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इट हैज़ बीन एम्पावर्ड दैट इफ द राज्यसभा बाय अ रेजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, it votes that it is necessary in national interest that the parliament may legislate on matters in the state list, then in that circumstance the parliament can indeed legislate over a matter of state list. ये जो provision है, this has been provided to grant temporary transfer of legislative power in national interest. सिर्फ national interest के matters में ही power use की जाएगी और उसमें भी this resolution has to be passed by राज्यसभा which again is a representative of the states. ओके। जैसे नेशनल वाटरवेज एक्ट था, पार्लियामेंट ने वो पास किया आर्टिकल 249 को यूज़ करते हुए टू रेगुलेट जो कहते हैं इंटरस्टेट वाटर जो रिवर्स हैं उनके वाटर को नेशनल नेविगेशन के लिए। ठीक है। देन देर इज आर्टिकल 250, पावर टू लेजिस्लेट फॉर स्टेट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इस लेक्चर में, इमरजेंसी के अंदर जो पार्लियामेंट है इट बिकम्स ऑल पावरफुल। सो खासतौर पर नेशनल इमरजेंसी जो है उसमें द पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट। सिमिलरली जब प्रेसिडेंट रूल लगा होगा तब भी द सेंटर गवर्नमेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट इट गेट्स अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है। अब देखिए 1975 की इमरजेंसी का एग्जाम्पल दिया गया कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी हुई थी, उस नेशनल इमरजेंसी के दौरान द सेंटर हैड द पावर टू पास लॉज ऑन पब्लिक ऑर्डर एज वेल एज पुलिस विच आर टिपिकली स्टेट लिस्ट का मैटर्स। ठीक है ना। तो व्हाट एसेंशियली हैपेंस इज स्टेट बिकम्स एडमिनिस्ट्रेटिव अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर। अब स्टेट जब अपेंडेजेस ही हैं तो दे आर बेसिकली देयर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। लॉज बनाने हैं, लॉज कैसे एग्जीक्यूट कराने हैं, डिसीजन सेंटर लेगा, दे आर ओनली सपोज टू परफॉर्म द फंक्शंस दैट हैव बीन गिवन टू देम। ठीक है। Then 252, आर्टिकल 252, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। देखिए जरूरी नहीं है हर बार पार्लियामेंट खुद ही सुओ मोटो एक्शंस लेगा, कई बार स्टेट्स भी बोल सकते हैं। देर आर टाइम्स व्हेन 2 or more स्टेट्स आर ऑफ द व्यू के भाई ये पर्टिकुलर एक मैटर है जो स्टेट लिस्ट में है बट इट इज मोर प्रूडेंट इफ द सेंटर मेक्स लॉज ऑन देम। तो उस सिनेरियो में दे कैन गो हेड एंड पास अ रेजोल्यूशन एंड थ्रू दैट रेजोल्यूशन दे कैन रिक्वेस्ट द सेंटर और अदर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ मैटर इन अ स्टेट लिस्ट एंड इन दैट सिनेरियो द पार्लियामेंट बिकम्स पावरफुल टू और अदर एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ओवर दैट मैटर। अब इसमें कोई और स्टेट है उसको भी ज्वाइन करना है तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन ऑल्सो पास अ रेजोल्यूशन टू ज्वाइन दैट एंड दे कैन ऑल्सो इन दैट सिनेरियो पार्लियामेंट गेट्स एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेट एज वेल। ठीक है। अब इस फील्ड के रिस्पेक्ट में एक चीज आपको याद रखनी है प्रोविजन में कि इवन दो द स्टेट्स आर रिक्वेस्टिंग बट वंस द स्टेट हैव पास दैट रेजोल्यूशन आफ्टर दैट कोई उन लॉज में अमेंडमेंट वगैरह लाना होगा तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। स्टेट्स इट इज लाइक बेसिकली वेविंग अवे योर पावर, आपने अपनी वो पावर सेंटर को हैंड ओवर कर दी एक तरह से। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है दैट वाज पास्ड यूजिंग दीज पावर्स ऑफ आर्टिकल 252। Then there is legislation to give effect to international agreements.
देखिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो भी होते हैं उसमें इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट देर इज यूनिटी और देर इज कॉमनैलिटी अमंगस्ट एप्लीकेशन ऑफ दोज एग्रीमेंट्स थ्रू आउट द टेरिटरी और थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया. ठीक है. मोर ओवर इट्स अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल प्रेस्टीज एंड गुडविल के इंटरनेशनल जो भी सोसाइटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने द इम्प्रेशन दैट गोज इज दैट ओके द लॉज आर इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया. तो उस सब के चलते द पार्लियामेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट इन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस. ओके. जैसे जिनीवा कन्वेंशन एक्ट है या फिर एंटी हाईजैकिंग एक्ट है. अब उसमें अगर स्टेट्स को आप पावर दे दें और स्टेट्स अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग लॉज बना लेंगे तो देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी. देन एट द सेम टाइम इट मे actually amount to a provision conflicting with the international agreement itself, basically making that international agreement का applicability in India totally redundant. ठीक है. So that's why Article 253 provides Parliament with the power to legislate over matters of state list to implement these laws pan over all over India and so as to bring a uniformity in its application. Okay, so that is essentially the core of the legislative relations, and then let's skip over to administrative relations. अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं ये भी और आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस भी, ये दोनों पार्ट 11 में आते हैं. ठीक है. देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आर कवर्ड बिटवीन 256 टू 263 आर्टिकल्स. ठीक है. इनको आप 4 हेड में पढ़ सकते हैं. फर्स्ट इज देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है. देन व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट टू द सेंटर, या फिर सेंटर को जो स्टेट्स को डायरेक्शन देने हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या प्रोविजंस हैं. एंड देर इज देन देर आर आस्पेक्ट्स वेयर इन दे बोथ म्यूचुअली कैन डेलीगेट फंक्शंस टू ईच अदर. ओके, लेट्स गेट ऑन. सो एग्जीक्यूटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ तक एज फार एज दैट इज कंसर्न, सी व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, ओके, उसमें द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू हैव एग्जीक्यूटिव पावर with respect to all the matters on which parliament has the power to legislate. मतलब यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं उन सब सब्जेक्ट मैटर के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट जो है इट हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर. ठीक है. एट द सेम टाइम, जैसे भी मैं आपको पीछे आर्टिकल 253 के रिस्पेक्ट में बता रहा था, यहाँ पर भी द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पावर टू एग्जीक्यूट ऑल द ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स. देखिए, एक तो हो गया पार्लियामेंट्री लॉ बनाना कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट की टर्म्स हैं, जैसे यूनिट्रल लॉ है, जैसे हमारे यहाँ पे लॉ में एक आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट होता है, उसका जो मॉडल लॉ है इट इज़ कॉल्ड यूनिट्रल लॉ. ओके. तो वो लॉ इंडिया में इनको आप उसके प्रोविजंस को इंक्लूड करना है तो उस पर आपको जो मॉडल लॉ बनाना है वो पार्लियामेंट एम्पावर्ड है बनाने के लिए टू इंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया. अब ये तो बात होगी लॉ बनाने की. उसको जो एग्जीक्यूट करने का पावर दिया गया है वो भी यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में. ठीक है. देन एज फार एज स्टेट्स आर कंसर्न, they are empowered to execute, or rather to use their executive power with respect to matters that have been given in the state list. स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं उस पर स्टेट लेजिस्लेचर ही लेजिस्लेट करती है और उनका एग्जीक्यूशन जो है उसकी पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है. ठीक है. दैट अपार्ट, जहाँ तक कॉन्करेंट लिस्ट का बात है, अब कॉन्करेंट लिस्ट के एग्जीक्यूटिव पावर के रिस्पेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइमरली ये प्रोवाइड कराता है कि इवन दो कॉन्करेंट लिस्ट में जो लेजिस्लेशन है वो सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस उन लॉज का एग्जीक्यूशन जो होगा इट विल बी अंडर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ये पॉइंट बहुत रेलिवेंट है, याद रखिएगा इसको, कि कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स का एग्जीक्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है. अनलेस पार्लियामेंट जब लॉ बना रही थी कॉन्करेंट लिस्ट पे तो उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि यूनियन गवर्नमेंट ही इसको एग्जीक्यूट करेगी. वैसा कुछ नहीं, अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ में मेंशन किया हुआ तो द स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी वुड बी दैट इट विल बाय डिफॉल्ट बी द स्टेट गवर्नमेंट विच विल बी एग्जीक्यूटिंग दोज लॉज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है ना. देन आर्टिकल 256, देखिए ये ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन. इसमें क्या है कि स्टेट्स का जो ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द सेंटर दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन द आर्टिकल. और इसमें बेसिकली बोल क्या रहा है आर्टिकल कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज सो एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद पार्लियामेंट्री लॉज. ठीक है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए पार्लियामेंट इज सपोज टू मेक लॉज फॉर द कंट्री एज अ होल.
Okay, and at the same time, it is of highest relevance that the laws which the parliament as the primary legislature of the country, as well as the primary temple of democracy, the laws that it is making, they get implemented throughout the length and breadth of the country. अब इसके चलते आर्टिकल 256 लेज डाउन एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट दैट जो भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव विंग है, इट मस्ट एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच अ मैनर कि पार्लियामेंट्री लॉज के साथ कंप्लायंस हो. ठीक है ना. दे मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द पार्लियामेंट्री लॉज फेथफुली. जैसे EPA है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. अब इसके प्रोविजंस हैं. अब ये जो लॉ है, द स्टेट मस्ट पास देयर ओन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इन अ मैनर और इन अ वे दैट the notions or the terms of this parliamentary law gets implemented faithfully. Okay. Then there is article 257 which establishes the control of union over states. देखिए ये क्या कह रहा है कि the executive power of the state shall be so exercised as not to impede or not to prejudice the exercise of executive power of the union. ठीक है ना. 257 एसेंशियली कहता है कि जब भी स्टेट अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय देयर एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर विल बी इन सच अ मैनर दैट इट डज नॉट कम इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है कि द सेंटर हैज़ द पावर टू इशू डायरेक्शंस कि अगर उनके जो भी डायरेक्ट सेंटर के जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं उनको अगर स्टेट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या इम्पीड करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं या रेगुलेट करते हैं, उस सिनेरियो में सेंटर हैज़ द पावर टू इशू देम डायरेक्शंस. ठीक है. और ये डायरेक्शन स्टेट्स फॉलो क्यों करेंगे? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 जो है वो कहता है कि सेंटर इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स. ठीक है. एंड इट कैन गिव देम डायरेक्शंस ऑल्सो. और 355 के 10 आर्टिकल बाद 365 जो है वो कहता है इन केस द स्टेट्स आर नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंटर, in that scenario it will be lawful for the president to arrive at a conclusion that there has been a failure of constitution machinery in the state and accordingly president gets empowered to apply president rule in that state. ठीक है. तो अब यहाँ पे 257 जो है ये बोल रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनको अपनी एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर के से मैच करके यूज करनी होगी. दे शुड नॉट यूज इट इन अ मैनर दैट प्रिजुडिसेस और इम्पीड्स द डायरेक्शंस और डिक्टेट्स ऑफ द सेंटर. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल कोविड था. अब कोविड में सेंटर ने सारे स्टेट्स को डायरेक्शन दिया कि आप लॉकडाउन लगाइए और नेशनल डिजास्टर की जो हमने गाइडलाइंस फॉलो अपने ले डाउन करी हैं इंडिया में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, उनको आप फॉलो करिए. अब ये डायरेक्शन स्टेट को फॉलो करना ही करना है. दे कैन नॉट से दैट कि नहीं हमारे यहाँ सिचुएशन बहुत ग्रेव है, वो ग्रेव नहीं है, अभी हम देखते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सेंटर वुड नॉट लिसन टू यू. इट वुड जस्ट टेल यू डूड प्लीज फॉलो इट. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट देन आई एम गोना पुट अ प्रेजेंट रूल एंड देन आई एम गोना यूज योर ब्यूरोक्रेसी in the manner I think suits best the situation at hand. Right? Okay, mutual delegation of functions. अब म्यूचुअल डेलीगेशन के जो प्रोविजंस हैं दे एसेंशियली डील विद कि भाई सेंटर और स्टेट एक दूसरे को अपने फंक्शंस एंट्रस्ट कर सकते हैं. ठीक है. देखिए अब इसमें ये प्रोविजन क्या कहता है, आर्टिकल 258 वो कहता है कि द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नर्स की कंसेंट के साथ कोई भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का फंक्शन उस पर्टिकुलर स्टेट को एंट्रस्ट कर सकता है. ठीक है. यहाँ पे दो प्रोविजन है कि एक तो प्रेसिडेंट भी कर सकता है और एक पार्लियामेंट भी कर सकती है. जब पार्लियामेंट करती है तब क्या होता है, पार्लियामेंट डज नॉट नीड दैट कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट, इट कैन जस्ट इंटरेस्ट द फंक्शन. बट प्रेसिडेंट के केस में यू नीड अ कॉन्करेंस ऑफ दैट स्टेट. द प्रेसिडेंट वुड आस्क द गवर्नर फॉर इट्स कंसेंट. अब गवर्नर की कंसेंट यहाँ पे एसेंशियली मीन्स द कंसेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द प्रेसिडेंट आस्क फॉर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर एंड इफ दैट कंसेंट इज अप्रूव देन द प्रेसिडेंट कैन हैंड ओवर एनी यूनियन फंक्शन एनी फंक्शन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव. ठीक है. सिमिलरली स्टेट्स को भी पावर दी हुई है दैट द स्टेट गवर्नर कैन विद द कंसेंट ऑफ द president hand over any function of the state government to the union government. ठीक है. This essentially what it does is this enables a decentralized implementation whether of union laws or the state laws. अगर आपको लगता है कि भाई कोई यूनियन लॉ आपको स्टेट की मशीनरी के थ्रू इंप्लीमेंट कराना है
और आपको उसमें स्टेट की ज़रूरत है, सो यू कैन जस्ट डेलीगेट दैट फंक्शन टू द स्टेट एंड देन यू कैन थ्रू देयर कंसेंट अप्लाई दैट लॉ और एग्जीक्यूट दैट लॉ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे असिस्ट इन द कंडक्ट ऑफ यूपीएससी एग्जाम. ये हमारे एग्जाम से ही रिलेटेड मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ. ठीक है. जैसे सिविल सर्विस प्रीलिम्स हो गया. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेसिकली ये जो फंक्शन है यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने का, दिस फंक्शन इज ऑफ द यूपीएससी जो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहे हैं? स्टेट्स करा रहे हैं. तो वो फंक्शन जो है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट हैज बीन डेलीगेटेड टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव. ओके, ये तो बात हो गई इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की. अब लेट्स टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव वो क्या कहते हैं, कोऑपरेशन या फिर कोऑर्डिनेशन. देखिए इंटर स्टेट काउंसिल जो है, ये एक आपको आर्टिकल थोड़ा अपना याद रखना है, बिकॉज दे ऑफन आस्क दिस आर्टिकल, इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल में बनी है. दिस इंटर स्टेट काउंसिल इज एसेंशियली अ बॉडी दैट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट, दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. ठीक है. वॉट डज द आर्टिकल एसेंशियली प्रोवाइड इज दैट द प्रेसिडेंट मे एस्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड एडवाइज अपॉन इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स एज वेल एज अपॉन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है ना. दिस इज एसेंशियली एन एडवाइजरी बॉडी और इसका जो प्राइमरी रोल है दैट इज टू प्रमोट फेडरल कोऑर्डिनेशन एज वेल एज टू एक्ट एज अ बॉडी ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. क्योंकि इसकी जो मेंबरशिप होगी उसमें सेंटर और स्टेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं एंड दैट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द कोऑपरेशन अमंग्स यूनियन एंड द स्टेट्स, प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन अमंग यूनियन एंड स्टेट्स टू डिस्कस वेरियस मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एज वेल एज स्टेट इंटरेस्ट इन दैट फोरम एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल इंटरस्टेट काउंसिल मीटिंग्स हैव डिस्कस्ड इश्यूज लाइक रिवर वाटर डिस्प्यूट्स. ठीक है. जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन है उसके ऊपर बात कर रखे हैं, या फिर कोई और मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है दोनों का, उसके ऊपर वेट कैन डेलिबरेट अपॉन दीज थिंग्स. ठीक है ना. देन ओके, दैट रैप्स अप एडमिनिस्ट्रेटिव. लेट्स स्विच ओवर टू फाइनेंशियल रिलेशंस. अब देखिए फाइनेंशियल रिलेशंस जो है दे आर डेल्ट विद इन पार्ट 12 फर्स्ट ऑफ, एंड देन आर्टिकल 268 टू 293 जो है दे डील विद दीज आर्टिकल्स. अब इसमें भी हमको ब्रॉडली जो चार कंसेप्ट दो चार समझने हैं वो है कि व्हाट इज द एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है जो टैक्स रेवेन्यू है, स्टेट्स को कोई एड दी जा रही है तो उसके रिलेटेड में क्या फंडे हैं, और फाइनली फाइनेंस कमीशन जो होता है वो क्या है, फाइनेंस कमीशन यहाँ पे कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है एज ए कोऑर्डिनेटिंग बॉडी. ठीक है ना. दिस इज द लाइट इन विच वी आर सपोज टू स्टडी दिस टॉपिक. अगेन आई वुड से फाइनेंस के जो हमारे टॉपिक्स हैं इसके आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आपके लिए. वो थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं और साथ साथ होते हैं, तो एट टाइम्स स्टूडेंट्स डू गेट कंफ्यूज इन देम. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू फोकस ऑन दिस पार्ट वेरी क्लियरली. ठीक है. टैक्सिंग पावर देखिए, अब जहाँ तक यूनियन की टैक्सिंग पावर है, सो विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सिंग पावर ऑफ द यूनियन, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू दोज मैटर्स विच हैव बीन गिवन डाउन इन द यूनियन लिस्ट. अब इसमें 13 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट की हमारी जो यूनियन पार्लियामेंट है उसकी एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट है. ठीक है. इसी तरह से स्टेट लिस्ट है. स्टेट लिस्ट में भी 18 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. उन स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव बीन एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स. देन देर इज कॉन्करेंट लिस्ट. अब कॉन्करेंट लिस्ट में पहले कोई सब्जेक्ट ही नहीं था. ठीक है ना. देयर वाज नो सब्जेक्ट अर्लियर ऑन विच बोथ कुड लेजिस्लेट. अभी 101st अमेंडमेंट के बाद से जीएसटी हैज बीन पुट डाउन इन दैट कॉन्करेंट लिस्ट. सो जहाँ तक बात जीएसटी की आती है, बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स आर कंपीटेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉन्टोर्स. ठीक है. देन फाइनली रेजिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन. जो भी मैटर्स इन सब लिस्ट में नहीं दिए हैं उन पे लेजिस्लेट करना है तो क्या होगा. रेजिड्यूरी पावर चाहे वो टैक्सेशन की हो चाहे वो नॉर्मल किसी भी फील्ड की हो, इट इज ऑलवेज विद द पार्लियामेंट. ठीक है. प्री इंडिपेंडेंट फेज में ये हमारे गवर्नर जनरल के पास रहती थी, बट करेंटली दिस पावर इज विद द पार्लियामेंट. ओके. देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 268 जो है वो क्या कहता है कि there are certain taxes which are levied and collected by the center and are appropriated by the states. ठीक है. 268 बेसिकली इट इज डीलिंग विद दोज मैटर्स wherein जो आपके टैक्सेस हैं वो लेवी करने का राइट तो आपका क्या कहते हैं सेंटर के पास होगा, उनको कलेक्ट करने का राइट भी आपका सेंटर के पास होगा, बट उसके बाद जहां उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है देन इन दैट सर्कमस्टांस they don't form part of the consolidated fund of India, but instead they get divided between the center and the states. ठीक है. Then again 269 है
269 essentially deals with those taxes which are levied by the center and collected by the center, but they are distributed between but rather assigned by the center to the state. Okay, again just as 268 269 में भी जो भी taxes levied और collected होंगे वो सेंटर लेवी और कलेक्ट तो करेगा, बट उनको अप्रोप्रिएट नहीं करेगा सेंटर, उनको वो स्टेट्स को हैंड ओवर कर देगा. ठीक है. देन थर्डली वी हैव 270. देखिए हमारे जितने भी टैक्सेस हैं, जो प्राइमरी टैक्सेस हैं, आपके कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, विच आर द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द सेंटर, ये सारे के सारे 270 से गवर्न होते हैं. ठीक है. अब 270 क्या बोलता है कि टैक्सेस अंडर 270 आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, बट बाद में इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और ये किस अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये डिसीजन लेगा हमारा फाइनेंस कमीशन. There is this particular scheme called alternative devolution of tax revenue. ये स्कीम 1996 में आई थी, एंड दैट स्कीम एसेंशियली गवर्न्स कि कितना परसेंट जो शेयर है टैक्सेस कलेक्टेड का जो सेंटर के पास जाएगा और कितना परसेंट शेयर है जो स्टेट्स के पास जाएगा. ठीक है. देन देर इज 269A गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, इसके ऊपर इसका जो कलेक्शन होना है भाई, इसका ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, और असेंशियली इसका जो कलेक्शन है वो क्या होना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना है, इस सब रिस्पेक्ट में जो जजमेंट्स होते हैं और डिसीजंस होते हैं वो जीएसटी काउंसिल लेती है हमारी. ठीक है. देखिए 268 है ड्यूटीज लेविड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स. ओके. स्टैम्प ड्यूटीज हो गई, एक्साइज ड्यूटीज हो गई ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस. ठीक है. इन सब पे जो इनका जो लेवी होगा ये सेंटर करेगा, स्टैम्प ड्यूटीज का और मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस का. इनको लेवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, बट इनका जो कलेक्शन होगा वो स्टेट के बाद होगा, स्टेट्स के पास होगा. ठीक है ना. देखिए आई विल गेट बैक टू यू. कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट. नाउ here what is happening is stamp duties and excise duties and excise duties on medicinal preparations, they are levied by the government and collected or appropriated by the states. ठीक है. then this ensures that the collection is done locally एक तो, और legislation जो है वो यूनिफॉर्म रहता है because it is done by the central authority. ठीक है. जैसे महाराष्ट्र स्टेट अथॉरिटी की इस पे excise on medicinal products by Maharashtra state authorities है. That is an example of a law being formulated by the center and tax being levied by the center but collected by the state of Maharashtra. ठीक है. Then there is article 269, taxes which were meant for union but have been assigned to the state. ठीक है ना. देखिए taxes on sale and purchase of goods and consignment of goods in interstate trade and commerce shall be levied and collected by the government of India but assigned to the states. देखिए इसमें हो क्या रहा है, जो भी इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसमें प्राइमरली देर मोर देन वन स्टेट इन्वॉल्व, सो इट इज ओनली प्रूडेंट दैट द सेंटर मेक्स लॉज सो दैट देर इज यूनिफॉर्मिटी इन दैट लॉज एंड द व्यूज ऑफ ऑल द स्टेट्स कैन इन्वॉल्व कैन बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली इस फील्ड में जो टैक्सेस हैं दे आर लेविड बाय द सेंटर एंड ऑल्दो दे आर लेविड बाय द सेंटर दे आर असाइंड टू द स्टेट. ठीक है. कलेक्शन और लेवी दोनों सेंटर कर लेगा, बट इसका जो असाइनमेंट होगा वो स्टेट को कर दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल सेंट्रल सेल्स टैक्स है, इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पे जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है, इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट इट इज असाइंड टू द ओरिजिन स्टेट्स. ओके. देन देयर इज आर्टिकल 269A विच डील्स विद जो ये अपना जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है. देखिए द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जहाँ तक 269A की बात आती है. सो दिस जीएसटी ऑन इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके. इसका लेवी और कलेक्शन जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, बट इट विल बी अपोर्शनड और रादर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. और इसका जो डिवीजन होगा दिस विल बी डन बाय द जीएसटी काउंसिल. वही वहाँ पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कितना स्टेट के पास जाएगा, कितना सेंटर के पास रहेगा. ठीक है. अब हमारा जीएसटी के रिस्पेक्ट में हमको एक दो चीज़ याद रखनी है. पहला तो कि पोस्ट जीएसटी 246A, 269A और 279A ये तीन नए आर्टिकल्स 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ऐड किए हैं. ठीक है. अब 246A जो है, 246A डील्स विद द लेजिस्लेटिव कंपीटेंस विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स. 269A पर से डील्स विद जीएसटी, मतलब जीएसटी के से ही डील करता है कि व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सो ऑन. एंड देन देयर इज 279A विच डील्स विद जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है उससे डील करता है ये. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए जीएसटी का एग्जाम्पल देखना होगा हमको. आईजीएसटी जो है
अमेजोन पे कोई भी जो सेल हो रही है, आप अमेजोन से आपने दिल्ली में किसी बायर से कुछ सामान खरीदा है विच इज़ टू बी डिलीवर्ड टू सम प्लेस इन उदयपुर लेट्स से, तो अब वो जो इंटर स्टेट सेल हो रही है, इसका जो लेवी और कलेक्शन होगा इस पे टैक्स का, दैट विल बी डन बाय द सेंटर, बट इसका जो अपॉर्शनमेंट होगा दैट विल बी बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, एंड दैट अपॉर्शनमेंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस और द रूल्स लेड डाउन बाय द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। देन देर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, ओके, जितने भी टैक्स ड्यूटीज है यूनियन लिस्ट में दी हुई, except this taxes and duties which have been given in article 268, 269 and 269A and 271 of course, इनके अंदर इनको एक्सक्लूड करके जो बाकी टैक्सेस एंड ड्यूटीज बचती हैं, जैसे हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, हमारा इनकम टैक्स हो गया, इस तरह के, दे शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना। अब जो हमारा वर्टिकल डेवल्यूशन ऑफ टैक्स हो रहा है ना, उसके लिए प्राइमरली ये आर्टिकल है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल डेवल्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट है, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉल्ड द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। जैसे अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन था रिसेंटली, इट हैड रिकमेंडेड 41% ऑफ द नेट टैक्स प्रोसीड्स टू बी गिवन टू द स्टेट्स। नेट टैक्स प्रोसीड से क्या मतलब है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेवल्यूशन और व्हेनेवर वी टॉक अबाउट असाइनमेंट एंड सो ऑन, first we reduce the charges that we have to pay with respect to collection of those taxes। अब हम टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एक मशीनरी सेटअप करी है, जो मशीनरी उन टैक्सेस को कलेक्ट करेगी, उसकी भी तो एक कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को हम पहले डिडक्ट करते हैं, एंड देन व्हाट इज लेफ्ट दैट इज कॉल्ड द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस, ओके। देन देर इज ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट। देखिए, ग्रांट्स इन एड आपकी प्राइमरली दो रिस्पेक्ट में हमको पढ़नी होती है। देर इज स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, ठीक है। दो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर दोज ग्रांट विच आर मेड बाय द पार्लियामेंट एंड विच आर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दे आर मेड टू द स्टेट्स। These grants are essentially made on the request or other suggestions which are given by the finance commission, ठीक है। and the center, it has a complete control over where to give those grants, where not to give those grants and so on, ठीक है। देन देर इज डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, आर्टिकल 282 के अंदर आती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। अब यहाँ पे भी ये होता है कि मतलब इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि इसकी टेन्योर कितनी होगी, इसमें किस स्टेट को दी जाएगी, किस स्टेट को दी नहीं जाएगी। असेंशियली इसका होता क्या है, जो लॉजिक है वो देखिए, इसका ये है कि जो प्लान टारगेट्स हैं, प्लान टारगेट्स को आपको फुलफिल कराना है। सो व्हाट यू डू इज, इफ सम पर्टिकुलर स्टेट इज इनकेपेबल और देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट इनफ फॉर इट टू फॉर टू एनेबल इट टू कंप्लीट दोज प्लान टारगेट्स, or for that matter to enable that state to ensure compliance with the central directions, उन सब रिस्पेक्ट में आर्टिकल 258 282 के अंदर जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स दी गई हैं वो यूटिलाइज की जाती हैं, ठीक है। देन देर इज फाइनेंस कमीशन। देखिए, फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इन डेप्थ विल डू इट व्हेन विल डू द टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के अंदर फॉर्म किया जाता है, एंड दिस मल्टी मेंबर बॉडी इज गिवन द मैंडेट टू क्या कहते हैं, ले डाउन गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू डेवल्यूशन ऑफ टैक्स एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ठीक है। अब आर्टिकल 280 एसेंशियली क्या प्रोवाइड कराता है कि दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 years अ कमीशन, एंड द कमीशन विल रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ दिस कमीशन, व्हाट एसेंशियली दैट इट डज इज इट एंश्योर्स अ डायनामिक एंड पीरियोडिक रिविजन ऑफ द फाइनेंशियल डेवल्यूशन। और ये जो फाइनेंशियल डेवल्यूशन है उसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट द सेम टाइम किसको कितना देना है, कैसे देना है, टैक्स रेवेन्यू का क्या डिवीजन होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में ये बात करेगा। ग्रांट्स इन एड है, ग्रांट्स इन एड के रिस्पेक्ट में कोई रूल्स हैं वो अपना फाइनेंस कमीशन डील्स विद दैट। देन हमारा इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये सारी ड्यूटीज़ हैं, उन सब के रिस्पेक्ट में सेस हो गया या फिर सरचार्ज हो गया, सेस तो हम सॉरी नहीं आता है, सरचार्ज हो गया, इन सब का जो सेंटर स्टेट के बीच में डिवीजन है, अगर उसके कोई रूल्स हैं वो बनाता है। देन अगेन स्टेट्स के जो कंसोलिडेटेड फंड होते हैं उसको हम कैसे ऑगमेंट कर सकते हैं सो दैट दे आर एबल टू सप्लीमेंट द रेवेन्यूज ऑफ लोकल बॉडीज सच एज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, उसके रिस्पेक्ट में फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स,
ठीक है ना। अब परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो भी बॉडीज़ हैं उसको आपने एक रूल ले डाउन कर दिया कि ये हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। आपके एजुकेशन नॉर्म्स जो हैं आपने ले डाउन कर दिए, आपने सैनिटेशन नॉर्म्स ले डाउन कर दिए, आपने हेल्थ के नॉर्म्स ले डाउन कर दिए, उन पे कौन कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, अकॉर्डिंगली स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में से उनको कितना अपॉर्चनमेंट होगा उसको लेके नॉर्म्स बना दिया एंड सो ऑन, ठीक है। Then there is 279A, GST Council. ये again, this topic has become relevant especially because it deals with the coordination between center and the states with respect to distribution of GST. अब देखिए, GST Council shall be constituted to make recommendations to the union as well as states on what are the rates of GST, exemptions, thresholds and model GST laws. 4-5 मेजर एरियाज है जहां पे GST काउंसिल डील कर रही है। देखिए क्या कह रही है कि GST के रेट्स क्या होने चाहिए। This GST council comprises of members of states, members from states also and membership from center also. So it essentially is a coordination body जहाँ पे दोनों के views assimilate किए जाते हैं, ठीक है। और after the purpose of that body is the GST council is to lay down an institutional body of cooperative federalism under the GST regime. देखिए, अब जितने भी हमारे जीएसटी के रेट्स हैं कि किस किस प्रोडक्ट का क्या रेट होना चाहिए, इंट्रा स्टेट ट्रेड कॉमर्स में जो जीएसटी लगेगा उसका क्या होना चाहिए, सेंटर जीएसटी लगेगा उसका क्या रेट होना चाहिए एंड सो ऑन, इन सब पे ये बॉडी अपने जो भी रूल्स हैं वो ले डाउन करती है, अकॉर्डिंगली दे आर फॉर्मुलेटेड, ठीक है। अब जीएसटी की लिस्ट में किस किस को इंक्लूड करना है, किस किस को एग्जेम्प्ट कर देना है, उसके रिस्पेक्ट में जो भी रूल्स हैं दैट ऑल्सो आर मेड बाय दिस बॉडी। कौन सी थ्रेशहोल्ड लिमिट्स हैं जिसके टर्नओवर के ऊपर हम जाके जीएसटी अप्लाई करेंगे, वो आ गया, या फिर मॉडल जीएसटी लॉज बनाने हैं वो आ गया। इस तरह से जो भी एरियाज हैं दैट आर डेल्ट विद बाय द जीएसटी काउंसिल, ठीक है ना। देन जैसे एग्जांपल दे रखा है, जीएसटी काउंसिल्स डिसीजन टू रिड्यूस जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिसेंटली है फ्रॉम 12% टू 5% इन 2019, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली हो क्या रहा है कि भाई इट इज डीलिंग विद अ मैटर विच इज विच इज ऑफ एक्टिव इंटरेस्ट टू बोथ सेंटर एज वेल एज द स्टेट, ठीक है। सो दैट्स एसेंशियली व्हाट द जीएसटी इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू सेंटर एंड स्टेट लॉज, ठीक है ना। सो मोटा मोटा अगर अपन पकड़ेंगे तो सेंटर और स्टेट की जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव स्पेयर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर फाइनेंशियल स्पेयर हो, दीज आर द आर्टिकल्स दैट यू आर सपोज टू डील विद। अब इन आर्टिकल्स को जो मैंने स्लाइड्स दिए हैं उन स्लाइड्स में आई हैव यूज देम इन अ क्या कहते हैं tabular form, or the moment I wrap up this lecture I would be providing a slide of this entire lecture, जितने भी जो आइडियाज इसमें फॉर्मुलेट किए गए हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं दैट यू हैव टू मग अप, आपको समझना इस वीडियो से है। एंड देन एट द सेम टाइम जो स्लाइड्स हैं इसमें जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसके जो कोर प्रोविजन साथ में दिया हुआ है उसको आपको अंडरस्टैंड करके मग करना है, बिकॉज दैट इज नॉट ओनली गोइंग टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग बट इट इज एक्चुअली गोइंग टू एड यू इन एग्जाम, ठीक है ना। So the topic we are going to take next is the emergency provisions contained in part 18 of the constitution. देखिए, emergency in the constitutional context refers to a temporary suspension of the normal governance structure in the country, and this happens in three contexts. First is in the event of any threat affecting the sovereignty and security of the state as a whole, the nation as a whole, or any part of it. Then in the event of any threat emerging with respect to our constitutional stability, या फिर in other words failure of constitutional machinery in some part of the nation. Then finally we have financial emergency in respect of any threat arising to the financial stability of the nation, ठीक है। These provisions जो emergency related provisions हैं, these are in nature of special powers, ठीक है। They address to extraordinary situations, and these provisions were provided in part 18 of the constitution. आर्टिकल 352 से लेकर 360 जो है ये हमारे प्राइमरली इमरजेंसी प्रोविजन से डील करते हैं, ठीक है। और their incorporation in the constitution, it aims to safeguard the sovereignty and security of the country and our democratic political system and our financial goodwill. इन तीन चीज़ को सिक्योर करने का ये काम करते हैं, ठीक है। There are three type of emergencies which the constitution provides for. One is national emergency, then there is emergency at the state level, or which is called as president rule more famously, and then there is financial emergency. National emergency article 352 में primarily दी हुई है, and it essentially deals with a situation wherein
there is a grave threat to the safety and security of the country as a whole or to some part of the country by some war, external aggression or some major rebellion happening inside the country. ठीक है, ये हमारी सोवरनिटी को प्रोटेक्ट करने के रिस्पेक्ट में है. ठीक है. देन देर इज स्टेट इमरजेंसी. दिस इज गिवन इन आर्टिकल 356. देखिए हमारा जो फेडरल सेटअप है, if at all any action of the state is disturbing that federal division or they are not working in tune with the provisions of the constitution, then situations may arise where it can be assumed by the president that the constitutional machinery of that state has failed to live up to the expectations of the constitution. अब उस situation में वहाँ पे president rule apply किया जा सकता है. And then finally there is financial emergency, which is provided in Article 360. Financial emergency essentially arise होती है in situations wherein there is a grave threat to the financial stability or financial integrity of the country. या तो पूरी country as a whole या फिर किसी major portion of the country की financial stability अगर किसी event से threat हो रही है, तो उस situation में the financial emergency can be imposed. Let's look at the first of these, national emergency. अब national emergency है क्या? नेशनल इमरजेंसी अगर हम बोलेंगे तो इट इज़ डिक्लेयर्ड व्हेन द सिक्योरिटी एंड सोवरनिटी ऑफ द कंट्री इटसेल्फ इज एट द रिस्क. जो कंट्री हमारी है उसकी खुद की सोवरनिटी ही किसी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर के चलते रिस्क पे आ जा रही है, देन इट इज़ अ सिनेरियो वेयर अ नेशनल इमरजेंसी इज इन्वोक्ड और द प्रोविजंस रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी इज इन्वोक्ड. नाउ दिस कैन हैपन इन टू वेज. या तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के चलते हो सकता है या फिर किसी इंटरनल फैक्टर के चलते हो सकता है. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं दे कैन इधर बी इन फॉर्म ऑफ वॉर और इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन. कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देती है, देन इट इज़ अ सिनेरियो. या फिर कोई ग्लोबल वॉर है वेयर इन इंडिया टेक्स पार्ट, तो उस सिचुएशन में भी इट्स अ सिनेरियो वेयर इन नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड. Then there is external aggression. Some other nation commits an act of external aggression on our territory. Then also an external emergency can be declared. And then there is internal factors कि हमारे internally state level पे या फिर state के किसी part में कुछ भी इस तरह की disturbances हो रही हैं which tend to undermine the authority of that state or for that matter undermine the sovereignty of the nation. इंडिविजुअल स्टेट लेवल पे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही हैं. इन दैट सिनेरियो एन इंटरनल इमरजेंसी कैन बी इन्वोक्ड. ठीक है. नाउ दिस नेशनल इमरजेंसी, इसका जो प्रोक्लेमेशन है इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट का खुद का डिस्क्रिशन नहीं है, इट इज़ declared by him on the advice of the central cabinet. Central cabinet मतलब the prime minister as well as the ministers of the center who are of cabinet level. ठीक है. अब या तो पूरी पैन इंडिया के लिए डिक्लेयर की जा सकती है और या फिर इसको आप किसी इंडिविजुअल पार्ट के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं. मतलब यू कैन डिक्लेयर इट फॉर सम पार्ट ऑफ द नेशन. ओके. अब इसमें होता क्या है कि when the proclamation is declared by the president, such a proclamation must be approved by the parliament. और पार्लियामेंट को ये जो प्रोक्लेमेशन है ये अप्रूव करना पड़ता है 1 महीने के अंदर अंदर. From the date the proclamation has been declared, within next 1 month the parliament must approve this proclamation. And national emergency क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है, so what the constitution has provided is that such national emergency must be declared by a special ratified by a special majority. Special majority का मतलब क्या हुआ? A majority of the total membership of the house and at the same time a majority of at least 2/3 of the people present and voting. कम से कम 2/3 of the members of parliament who are present, they must vote in favor of such an emergency. Then only will that resolution come into action. अब ये जब एक बार अप्रूव हो जाता है या फिर प्रोक्लेमेशन लग जाता है तो आफ्टर द असेंट ऑफ द पार्लियामेंट इट स्टेज इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. 6 महीने के पीरियड के लिए ये इमरजेंसी इन फोर्स रहती है. विद इन दैट 6 month पीरियड इट विल हैव टू बी अप्रूव्ड अगेन. अगर आपको इसको और कंटिन्यू करना है 6 महीने से आगे तो आपको उस 6 महीने के पीरियड के खत्म होने से पहले इसको दोबारा पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा. हाँ, ये है कि हर 6 महीने में आप इसको अप्रूव कराते रहिए एंड देन यू कैन कीप इट इंटैक्ट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड. हर 6 महीने में पार्लियामेंट अप्रूव कर सकती है, देन यू कैन अगेन एक्सटेंड फॉर अनदर 6 months.
ठीक है। देन अभी जैसे 1962 में इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, उस रिस्पेक्ट में नेशनल इमरजेंसी को हमने इन्वोक किया था। फिर 1971 में जब बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, उसके चलते इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर की सिचुएशन थी, उसमें भी हमने क्या कहते हैं नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस को इन्वोक कर रखा था। देन ये तो हो गया एक्सटर्नल ग्राउंड्स के रिस्पेक्ट में। इंटरनल ग्राउंड्स में अगर हम बोलेंगे तो 1975 में हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम ग्राउंड पे इमरजेंसी प्रोविजंस को इन्वोक किया था, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें याद रखनी है कि देखिए इसको रेटिफाई जो करना है वो पार्लियामेंट करेगी। अब व्हाट इफ द पार्लियामेंट इटसेल्फ हैज़ बीन डिसॉल्व्ड, कि प्रोक्लेमेशन जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोक्लेमेशन जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके 1 महीने में इसको रेटिफाई करना है। व्हाट इफ विद इन दैट 1 month पीरियड द पार्लियामेंट गेट्स डिसॉल्व्ड, या तो जब प्रोक्लेमेशन हुआ उसी टाइम ऑलरेडी पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड स्टेट में है, या फिर उसके इमीडिएटली बाद पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर तो नेक्स्ट गवर्नमेंट के बैठने से पहले या फिर नेक्स्ट पार्लियामेंट की सीटिंग से पहले राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया है, तो दिस प्रोक्लेमेशन स्टेज इन फोर्स अंटिल द नेक्स्ट पार्लियामेंट गेट टू सिट। नेक्स्ट पार्लियामेंट के बैठने के 30 दिन तक ये प्रोक्लेमेशन फोर्स में रहेगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया उसको इन्वोक करना। अब इसका जो अप्रूवल मैंने आपको बताया कि 1 महीने में पार्लियामेंट को इसको रेटिफाई करना पड़ेगा। और एक चीज़ इसमें और याद रखनी है, इसका रेवोकेशन कैसे हो सकता है। देखिए इसका रेवोकेशन 3 तरह से हो सकता है। जो प्रेसिडेंट है वो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनके पास भी ये पावर होगी, ही कैन रिवोक इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी चीज़ है कि जब पार्लियामेंट इसको रेटिफाई कर रही है उस समय पार्लियामेंट इसको रेटिफाई ही ना करे तो देन अगेन दिस प्रोक्लेमेशन फॉल्स। एंड फाइनली थर्ड वे इज जहाँ पे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करती है इसको डिसअप्रूव करने का। तो ये जो डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन है इट नीड्स सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के 10% मेंबर्स हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई एक स्पेशल सीटिंग बुलाई जाए वेयर एन वी get to disapprove or rather vote upon disapproving the continuation of this national emergency। और उसके 14 दिन में वो सेशन बुलाना कंपलसरी हो जाता है। और उस सेशन में अगर पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी passes a resolution revoking the national emergency, तो उस सिचुएशन में this national emergency gets revoked, ठीक है। और यहाँ पे याद आपको ये रखना है, जब हम इसको इन्वोक करते हैं, जो प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट रेटिफाई करती है, तो इन्वोकेशन वाले प्रोक्लेमेशन को रेटिफाई करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और फॉर दैट मैटर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। जहां बात आती है इसको रिवोक करने की, खत्म करने की, वहां पे वी कैन डू इट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। और एक और चीज, जो 3 तरह की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निविसाज की गई है उसमें से सिर्फ एक नेशनल इमरजेंसी ऐसी है जिसके लिए जिसके प्रोक्लेमेशन को रेटिफाई करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बाकी प्रेसिडेंट रूल हो गया या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका इफेक्ट क्या होगा नेशनल इमरजेंसी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेट ऑफ स्कीम्स पे। देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की जो हम बात करते हैं उसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंट्रल गेट्स अ कंप्लीट कंट्रोल। देखिए सिचुएशन ही ऐसी है वेयर सेंटर नीड्स टू बी गिवन अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एंटायर कंट्री in a manner which is a tad bit different from the normal constitutional scheme, क्योंकि they are dealing with a very grave situation here. So it can give any directions to the state government. They essentially become accessories of the center government and they are supposed to act on the commands of the center government. ठीक है, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट गेट्स डिसरप्टेड। द सेंटर गेट्स टू चूज उनके रिस्पेक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो किस तरह से अप्लाई करने हैं, या फिर स्टेट को कोई कमांड्स देनी हो गई कि आप अपने जो भी नॉर्मल प्रोविजंस हैं उसमें ये ऑल्टरेशंस करिए, वो सारी की सारी पावर जो है सेंटर के पास चली जाती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को वो डायरेक्शन दे सकता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को की जो एग्जीक्यूटिव पावर है इसको चलाना कैसे है, दैट पावर गेट्स शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ सेंटर। देन किसी भी स्टेट लिस्ट के मैटर पे पार्लियामेंट गेट्स अ पावर टू पास लॉज। नॉर्मली
भाई हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स है, स्टेट ही बना सकता है स्टेट मैटर्स पर लॉ, बट यहाँ पर इमरजेंसी के केस में इवन पार्लियामेंट और फॉर दैट मैटर पार्लियामेंट गेट्स द प्राइमरी हैंड कि भाई वो स्टेट को बोले कि आप ये लॉज पास करिए, ठीक है, और या फिर वो खुद भी उनको पास कर ले। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टेट इमरजेंसी 356। ये बहुत रेलेवेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी के प्रोविजंस में जिस प्रोविजन का यूज़ हुआ है वो 356 है। यूज़ हुआ है, एट टाइम्स मिस यूज़ भी हुआ है, बट दिस इज द प्रोविजन विच इज़ ऑफ द मोस्ट रेलिवेंस फॉर द पर्पजेज ऑफ एग्जाम। देखिए इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। अब ये जो स्टेट इमरजेंसी होती है ये कब अप्लाई होती है? देखिए हम लोग के आर्टिकल 355 में देयर इज अ ड्यूटी ऑन पार्ट ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट ऑल द स्टेट्स फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एज वेल एज इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। एंड दूसरी चीज, तो अब ये जो ड्यूटी है सेंटर की, अब एक तो इसके रिस्पेक्ट में वो एम्पावर्ड है स्टेट को सेफ गार्ड करने के लिए स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट रूल लगाने पे। अब ये रूल कैसे लगता है? जब सेंटर स्टेट को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है, तो अगर स्टेट्स उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, उस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 365 कहता है कि it will be legal to assume that a situation has arisen where the state cannot be governed under the mandates of the constitution, or where it is legal to assume there has been a failure of constitutional machinery. 355 में अगर सेंटर कोई डायरेक्शंस दे रहा है, उसको स्टेट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इट कैन बी रिगार्डेड एज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर आर्टिकल 365, ठीक है। दूसरा हो गया कि अगर प्रेसिडेंट को खुद को ऑन हिज ओन सेटिस्फैक्शन और ऑन रिपोर्ट बाय अ गवर्नर, उन दोनों ग्राउंड्स पे अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई द स्टेट कैन नॉट बी स्टेट इज नॉट गेटिंग रूल्ड in tune with the provisions or in tune with the mandates of the constitution, then he can make a declaration that a situation has arisen that the government of the state cannot be carried on in accordance with mandates of the constitution, and there is a breakdown of the constitutional machinery in the state, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज हो रही है, दो ग्राउंड्स हैं। एक आर्टिकल 356 में द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। दूसरा आर्टिकल 365 में 365 कह रहा है कि अगर आपने 355 में दिए हुए किसी भी यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करा है, आप विलफुली डिसोबे कर रहे हैं, तो वहां पे भी अज्यूम किया जाएगा कि देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैपनिंग इन द स्टेट, ठीक है। So accordingly this state emergency is imposed, and the president in case of state emergency assumes the executive power of the state. अब यहाँ पे होगा क्या, जो स्टेट मशीनरी है, स्टेट एग्जीक्यूटिव मशीनरी है पूरी की पूरी, वो यूनियन के कंट्रोल में चली जाएगी, ठीक है ना। द गवर्नर एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। नॉर्मली इन द स्कीम ऑफ थिंग्स व्हाट द गवर्नर इज सपोज टू डू इज ही इज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पर यहां पे क्या होगा, गवर्नर जो है यूनियन की एड एंड एडवाइस जो है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। देन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें उसके रिस्पेक्ट में आप दो चीज कर सकता है सेंटर, चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंडेड एनिमेशन में रख सकता है, इट कैन सस्पेंड द स्टेट गवर्नमेंट, और ऑल्टरनेटिवली इट कैन डिसॉल्व द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड जो स्टेट मशीनरी होगी वो पूरी की पूरी सेंटर के कंट्रोल में चली जाएगी, एंड द सेंटर वुड वर्क थ्रू द गवर्नर एंड चीफ सेक्रेटरी। जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें जो चीफ सेक्रेटरी हो गए उनको और गवर्नर को यूज करके द सेंटर वुड रन द एंटायर स्टेट लेवल गवर्नेंस, ठीक है। अब इसका जो अप्रूवल है, स्टेट लेवल इमरजेंसी है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने प्रोवाइड कराता है। नेशनल इमरजेंसी 1 महीने में अप्रूव करनी थी, यहाँ पे द पार्लियामेंट शुड अप्रूव द स्टेट लेवल इमरजेंसी विद इन 2 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पे वो सिंपल मेजोरिटी से भी अगर उसको पार्लियामेंट पास कर दे रही है देन इट कम्स इनटू इफेक्ट। अब ये चलेगी कितने में, उसके रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द मैक्सिमम प्रेजेंट रूल कैन बी केप्ट इन फंक्शन इज 3 years, मैक्सिमम 3 साल के लिए चल सकती है। एक बार आपने प्रोक्लेमेशन को पास कर दिया तो वो 6 महीने के लिए चलेगा, 6 महीने में आपको उसको दोबारा पास करवाना पड़ेगा, फिर वो दोबारा 6 महीने चलेगा। और 1 साल से ऊपर, देखिए एक तो मैक्सिमम 3 साल चल सकता है, 1 साल से ऊपर भी अगर आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना है
तो वहाँ पर आपको इलेक्शन कमीशन से एक डिक्लेरेशन देना होगा कि वहाँ पे अगर इनकेस आपने स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके इलेक्शंस दोबारा कंडक्ट नहीं किए जा सकते इमीडिएटली, देन ओनली कैन इट गो बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड अप टू 3 ईयर्स। ठीक है, फिर इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि जुडिशियल रिव्यू, स्टेट इमरजेंसी नॉर्मली जो होती है बहुत बार उन ग्राउंड्स पे लगाई जाती है जहां पे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एट द सेंटर लेवल एंड एट द स्टेट लेवल। ठीक है ना, दोनों अलग अलग पार्टीज हैं या फिर अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की गवर्नमेंट है और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो बहुत बार प्रेजेंट रूल अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, सो उस सर्कमस्टांस में हम लोग की हायर कोर्ट्स हो गई, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गई, एसेंशियली सुप्रीम कोर्ट, दे कम इनटू रेलेवेंस, क्योंकि स्टेट इमरजेंसी में भी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री सेटअप है वो अफेक्ट होता है, स्टेट जुडिशियल सेटअप कहीं पे भी अफेक्ट नहीं हो रहा, द कोर्ट्स की फंक्शनिंग ऑन देयर ओन। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है इट हैज अ पावर टू रिव्यू कि भाई जो आपने स्टेट पे इमरजेंसी लगाई है ये आपने सही लगाई है कि नहीं लगाई है, और अगर आपने जो ग्राउंड्स मेंशन करे हैं, जो फैक्टर्स कंसीडर करे हैं, वो फैक्टर्स एक्चुअली में रेलेवेंट हैं या आपने ऐसे ही किसी एक्सट्रानियस या फिर फ्रिवलेस फैक्टर पे लगा तो नहीं दी है। ठीक है ना, एंड इनफैक्ट ये जो जुडिशियल रिव्यू है स्टेट इमरजेंसी के केस में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि देयर आर टाइम्स व्हेन जुडिशरी एक्चुअली स्टेप्स इनटू द गेम एंड इट टेल्स देम कि नो दिस एप्लीकेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी इज ऑन रॉन्ग और एक्सट्रानियस ग्राउंड्स एंड इट मस्ट बी रिवोक्ड। ओके, अब इसका रेवोकेशन जो है, रेवोकेशन अगेन हाँ, जो प्रेसिडेंट है वो खुद रिवोक कर सकते हैं प्रेजेंट रूल को। दूसरा, फिर अगर वो पार्लियामेंट उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव नहीं कर रही है देन अगेन इट कैन बी रिवोक्ड, इट गेट्स रिवोक्ड, और फाइनली उसके अगेंस्ट जो पार्लियामेंट है वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है और बोल सकती है कि वी नीड टू रिवोक दिस प्रेजेंट रूल। ठीक है, देन देयर इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में डील होती है, और ये जो है प्राइमरली उस सिचुएशन में अराइज होती है जहां पे द प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज अ ग्रेव थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, हमारे खुद का जो कंट्री एज ए होल है उसका क्रेडिट थ्रेटन हो गया है या फिर कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन हो गई है, उस सिचुएशन में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस को फंक्शन में लाते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन एज यूजुअल बाय प्रेसिडेंट होता है, और उसमें देखिए होता क्या है कि कोई भी आउटसाइड इवेंट हो गया या फिर कोई इंटरनल ऐसा इवेंट हो गया जिससे हमारा फाइनेंशियल क्रेडिट जो है वो खतरे में आ रहा है या फिर हमारी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी खतरे में आ रही है, तो द प्रेसिडेंट कैन इशू प्रोक्लेमेशन विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जस्ट लाइक प्रेसिडेंट रूल, इसको भी जो पार्लियामेंट है वो 2 महीने के अंदर रेटिफाई करनी चाहिए। 2 महीने के पीरियड में पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल आना चाहिए, बोथ हाउसेज मस्ट पास रेजोल्यूशन सपोर्टिंग इट, एंड एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन पास हो गया तो ये इनडेफिनेटली फोर्स में रहता है। यहां पे बार बार इस रेजोल्यूशन को आपको पास नहीं कराना पड़ता, जैसे नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल में हर 6-6 महीने में आपको उसको पास कराना पड़ रहा था, वो क्लोज यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। यहां पे एक बार आपने प्रोक्लेमेशन को पास करा लिया तो इट स्टेज इन फोर्स until either the president revokes it, or the parliament takes any special sitting wanting to revoke it. Until unless any of that scenario is happening, तब तक it stays in force for indefinite period. ठीक है, then फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तब होता क्या, क्योंकि भाई फाइनेंशियल गुडविल जो है वो खुद ही एट स्टेक है, तो द प्रेसिडेंट गेट्स एम्पावर्ड टू टेक apply such canons of financial propriety which are otherwise not done. ठीक है, we can control the finances both at center at the state level. The center can direct states कि भाई आपके जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं आप उनको इस तरह से चलाएंगे जिस तरह से हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं। Then it can cut down on expenditures of the employees and officers of the center as well as state. ठीक है, इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज एक्सपेंडिचर है। चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, उसमें यूजुअली पार्लियामेंट कैन ओनली डिस्कस इट, इट कैन नॉट वोट अपॉन इट। उसमें भी जो इंक्लूजन्स हैं उनके ऊपर भी सेंटर को एक राइट मिल जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हो गए, उनकी जो पेंशन एंड सैलरीज हैं उसको कट करने का भी आपको पार्लियामेंट को, अपने यूनियन एग्जीक्यूटिव को राइट मिल जा रहा है। या फिर स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं उसको कंट्रोल करना है, स्टेट को बोलना है कि भाई आप ये अपने प्रोविजंस लेकर आइए फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए। और फॉर दैट मैटर कोई और अगर रेमेडी अगर सेंटर को लगती है कि भाई हमको ये अप्लाई करनी चाहिए, दे गेट अ कंप्लीटली फ्री हैंड कि आपको जिस भी तरह से फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस को इंप्रूव करना है, यू गेट टू डू दैट, एंड अकॉर्डिंगली
आप उन प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हैं। थैंकफुली हमारे यहाँ पे अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्लाई करने की सिचुएशन ना तो आई है और ना ही ये अप्लाई करी गई है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, देखिए नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे थोड़ा सा मेंस के कंटेक्स्ट में भी आपके लिए यूजफुल है, सो यू रीड इट इन लाइट ऑफ बोथ प्री एंड मेंस। नेशनल इमरजेंसी एसेंशियली जो होती है ये पावर को सेंट्रलाइज कर रही है, हमारा जो नॉर्मल फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर कर रही है, जो भी सारी पावर है उसको सेंटर के हाथ में सेंट्रलाइज कर रही है, ठीक है। फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स बहुत मेजरली अफेक्ट होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स का जो इम्पैक्ट है इसका नेशनल इमरजेंसी का, उसके रिस्पेक्ट में दो चीज़ याद रखनी है आपको। एक तो जो नॉर्मल आर्टिकल 19 है हमारा, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद 6 फ्रीडम्स, दैट ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 358। आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन का मतलब क्या है, आर्टिकल इज इन फोर्स, द फ्रीडम इज इन फोर्स, पर द गवर्नमेंट गेट्स एम्पावर्ड टू डू एनीथिंग विच अदरवाइज वुड अमाउंट टू अ वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ आर्टिकल 19। कोई भी ऐसा एक्शन जो अदरवाइज आर्टिकल 19 का वायलेशन होता है वो इमरजेंसी के सिनेरियो में वायलेशन नहीं माना जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में स्टेट को कल्पेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। देन ये तो हो गई आर्टिकल 19 की बात। बाकी है कि अदर आर्टिकल्स ऑफ पार्ट 3 उनके रिस्पेक्ट में क्या होता है। देखिए आर्टिकल 20 और 21 ये दो आर्टिकल कभी इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता है, चाहे कोई भी इमरजेंसी लगी हुई हो, ये हमेशा फोर्स में रहते हैं। 21 डीलिंग विद राइट टू लाइफ, ऑब्वियसली भैया राइट टू लाइफ सबसे बड़ा प्रोविजन में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके ऊपर द जुडिशरीज ऑफ द व्यू के उसको इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली आर्टिकल 20 जो है विच डील्स विद प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेपर्डी एंड सो ऑन, उसको भी द सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन कि भाई ये जो है इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इट कैन नेवर बी इम्पैक्टेड नो मैटर व्हाट इमरजेंसी इज इन मोशन। उसके अलावा बाकी जितने आर्टिकल्स हैं दे कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स, वो सारे के सारे आर्टिकल अपने प्रोविजन जो है फंडामेंटल राइट्स के वो फोर्स में होते हैं, बट अगर उनका कोई वायलेशन होगा तो उसके लिए जो आर्टिकल 32 हमारे पास है, भाई हम सुप्रीम कोर्ट में उनके वायलेशन के लिए जाएंगे तो अंडर आर्टिकल 32 में जाएंगे, तो उस आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल 32 सस्पेंड हो गया तो होगा क्या, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट भी हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कैसे। सो इनडायरेक्टली ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड हो जा रहे हैं, ठीक है ना। देन स्टेट इमरजेंसी की बात अगर हम करें तो स्टेट इमरजेंसी में क्या है, जो स्टेट ऑटोनॉमी है वो स्टेट ऑटोनॉमी इंपैक्ट हो रही है, कि जो स्टेट की पावर थी अपने आप अपने फंक्शंस को हैंडल करने की, वो सारी की सारी सेंटर ने अपने हाथ में ले ली है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है ही स्टार्ट्स गवर्निंग द स्टेट। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, कंट्रोल ओवर स्टेट फाइनेंस, सेंटर का पूरा कंट्रोल आ जा रहा है, सैलरीज ऑफ ऑफिशियल जजेस एक्सेट्रा दैट गेट इम्पैक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेफ गार्ड्स हैं हमारे, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बहुत क्रूशियल हो जाती है क्योंकि पार्लियामेंट ही रेटिफाई करेगी। सिमिलरली जुडिशियल रिव्यू में क्या है कि भाई जो जुडिशरी है ये चेक कर सकती है कि किसी एक्स्ट्रानियस या फिर मैलाफिडे ग्राउंड्स पे तो इमरजेंसी इंपोज नहीं हो रही है एंड सो ऑन। देन आर्टिकल 359, ये मैं आपको बता ही रहा था कि भाई प्रेसिडेंट जो है राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स उसको सस्पेंड करता है आर्टिकल 32 में। राइट्स इन देमसेल्फ डू नॉट गेट सस्पेंडेड, ओनली द राइट टू एनफोर्स देम गेट सस्पेंडेड, ठीक है। देन 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद से ये सिचुएशन है कि आर्टिकल 20 और 21 जो हैं ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। 358 तो इससे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें 359 को, तो 358 सिर्फ आर्टिकल 19 के रिस्पेक्ट में है एंड आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर रहा है। 359 डील्स विद ऑल अदर आर्टिकल्स ऑफ द पार्ट 3 एंड उसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि जो उनका द पावर टू गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्सिंग देयर वायलेशन और फॉर दैट मैटर फॉर क्लेमिंग देयर वायलेशन एंड क्लेमिंग रेमेडीज इन केस ऑफ देयर वायलेशन दैट गेट सस्पेंडेड, ठीक है। फिर देखिए दो केसेस आपको याद रखने हैं कि एक मिनर्वा मिल्स का केस है हमारा। मिनर्वा मिल्स में बेसिकली जो असेंशियल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आया था वो था कि जो भी इमरजेंसी है इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। इमरजेंसी जब भी आप लगा रहे हैं तो वहां पे भी यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन दैट अमाउंट्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
which have been laid down as the basic structure, they remain intact nevertheless. ठीक है, एसआर बॉम्बई ये लैंडमार्क जजमेंट है. ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि इट एसेंशियली टॉक्स अबाउट द जुडिशरी. इट सेज कि आर्टिकल 356 और प्रेजेंट रूल जो है उसका मिसयूज, उसके ऊपर द जुडिशरी टॉक्स, एंड इट सेज दैट इट कैन नॉट बी क्या कहते हैं यूज टू इम्पोज प्रेजेंट रूल ऑन एनी एक्सट्रानियस और इररिलेवेंट फैक्टर्स. जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो चेक कर सकती है कि किस मटेरियल के ऊपर ये प्रेजेंट रूल अप्लाई किया गया है. इनफैक्ट अगर वो पता लगता है कि भाई मैलाफिडे ग्राउंड्स पे प्रेजेंट रूल को इम्पोज किया गया है, तो जुडिशरी कैन स्टेप इन एंड रिस्टोर द पिक्चर विच डील्स विद रिस्टोरिंग द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और नॉर्मल डेमोक्रेटिक सेटअप. ठीक है, देन अनदर थिंग विच वाज सेड इन एसआर बॉम्बई केस वाज कि फेडरलिज्म जो है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. ठीक है, और फेडरलिज्म जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, द सेंटर कैन नॉट डू एनीथिंग दैट इम्पैक्ट्स दैट बेसिक स्ट्रक्चर, एंड इफ इट वुड डू समथिंग विदाउट एनी रेलिवेंट ग्राउंड्स, जुडिशरी वुड स्टेप इन टू द पिक्चर. इनफैक्ट आई रिमेंबर देयर वाज वन मोर थिंग दैट वाज सेड कि सेक्युलरिज्म जो है, सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर. सेक्युलरिज्म को कोई अगर स्टेट का एक्शन इम्पैक्ट कर रहा है और उसके चलते सेंटर ये अज्यूम कर रहा है कि देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, दैट वुड बी अ रेलिवेंट ग्राउंड टू इम्पोज द प्रेजेंट रूल. ठीक है, की अमेंडमेंट्स 44th, 42nd, 38 ये तीनों जो अमेंडमेंट्स हैं ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं बिकॉज दे आर वेरी रेलिवेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है, 44 जो था इसका एक आपको पॉइंट याद रखना है. 44th अमेंडमेंट से पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस चलता था. 44th अमेंडमेंट रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट आपको याद रखना है क्योंकि इसमें पहली बार हमारी जो लोकसभा थी उसकी टर्म एक्सटेंड की गई थी बियॉन्ड इट नॉर्मली असाइन टर्म ऑफ 5 years. ठीक है ना, ये कंपैरिजन टेबल मैंने यहाँ पे दी है, आपको याद रखना है इसमें कि भाई तीनों आर्टिकल्स जो हैं 352, 56 एंड 360, ये तीनों आर्टिकल्स आपको एसेंशियली याद होने चाहिए. इनसे सीधा क्वेश्चन उठ के आता है. फिर इसका जो अप्रूवल है वो आपको याद होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी 1 महीने में आती है, स्टेट या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने में आपको अप्रूव करनी होती है. ठीक है, इसकी ड्यूरेशन आपको याद रखनी है कि किसकी नेशनल इमरजेंसी 6 महीने तक होती है, स्टेट वाली आप मैक्सिमम 3 साल लगा सकते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडेफिनिट पीरियड के लिए लग सकती है. लेट्स टेक अ क्विक MCQs. Which is not a ground for national emergency under Article 352. War, external aggression, financial instability, and armed rebellion. Obviously, option C is the answer. Then SR Bombay case is related to, अभी मैं आपको बता रहा था present rule के ऊपर है. So answer is option B. Then which amendment restored review of emergency powers? 44th amendment. It allowed the review of the emergency powers of the union. How to study emergency provisions for prelims? देखिए 352, 356 और 360 ये तीनों आर्टिकल आपको डीपली पढ़ने भी हैं और डीपली याद भी रखने हैं हमेशा. ये तीनों आर्टिकल आपके लिए गोल्ड माइन है, आपको उसको भूलना नहीं है किसी भी सर्कमस्टांस में. देन 44th अमेंडमेंट जो है उसने इमरजेंसी प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं उसको आपको फोकस में रखना है. ठीक है, अब ये आर्टिकल्स अगर आपको याद नहीं है तो आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर आपको 352 या फिर नेशनल इमरजेंसी याद है तो उसमें +4 करते जाइए. 352 + 4 इज 356 विच इज प्रेजेंट रूल, अगेन +4 इज 360 विच इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है ना, वॉर, मशीनरी और मनी. वॉर, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और मनी और फाइनेंशियल क्रेडिट. राइट, देखिए वन स्लाइड समरी में अगर हम बात करें तो 352 नेशनल है, 356 स्टेट है, 360 फाइनेंशियल एंड 359 और 58 में हम लोग क्या कहते हैं आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसके रिस्पेक्ट में और फ्रीडम्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं. ठीक है, अगेन वॉर, रेबेलियन, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ये हमारे ग्राउंड्स हैं. अप्रूवल्स जो है 1 और 2 मंथ में होंगे और ड्यूरेशन वेरीज करेगी. मैक्सिमम फॉर स्टेट इमरजेंसी 3 years, बाकियों के लिए कोई मैक्सिमम डेट नहीं दी गई है. नेशनल इमरजेंसी इंडेफिनेटली चल सकती है, हर 6 महीने में अप्रूव होनी चाहिए. फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लगा दी तो इंडेफिनेटली हम चला सकते हैं. राइट्स जो है नेशनल इमरजेंसी येस इट इम्पैक्ट्स द राइट्स. स्टेट इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है. ठीक है, अगेन अमेंडमेंट्स 38, 42 एंड 44 आपको याद रखने हैं. SR मुंबई, मिनरवा मिल्स वगैरह आपको याद रखने हैं. ठीक है, ये स्लाइड आपको बहुत क्रूशियल है. ये आपकी एक तरह से फाइनल चीट शीट की फॉर्म में है. ये आप यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डाउनलोड दिस स्लाइड एट द एंड ऑफ द वीडियो. ये अपलोड होगा पूरा PDF की फॉर्म में हमारा ये स्लाइड्स, और यू हैव टू यूज दिस स्लाइड. इसको आप रिवीजन के लिए प्राइमरली यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद द अदर स्लाइड जहां पे मैंने अप्रूवल वगैरह के लिए लिखा था.
टाइमलाइन ऑफ इमरजेंसीज हमारे यहाँ पे लगी कब कब है? नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ पे अभी तक 2 बार लगी है। 1962 में चाइना का अटैक हुआ था, तब नेहरू गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। देन 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, जब बांग्लादेश का लिबरेशन का सिचुएशन था और उसमें इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, ठीक है। और बाद में 1971 की नेशनल इमरजेंसी लागू रहते रहते ही 1975 में एक इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे भी इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है। फिर अगेन मिसयूज ऑफ 1975 इमरजेंसी, वहां पर आपको जो अमेंडमेंट्स हैं 38, 42, 42, इनको अपने फोकस में रखना है थोड़ा सा। ओके, सो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ इमरजेंसी। अब इसमें अगेन आई क्विकली रिमाइंड यू कि नेशनल, स्टेट और अपना फाइनेंशियल, इन तीनों के आर्टिकल्स बहुत रेलिवेंट है, तीनों को आपको क्रूशली याद रखना है। 358 और 359 को आपको याद रखना है, ठीक है। इन पांचों आर्टिकल्स को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है बिफोर यू आर व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग और यू आर प्रिपेयरिंग डीपर। ओके,